गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड नेक्स्ट जेन में। और आइए जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। हाँ, खुशबू कीर्ति वेट कर रही हैं। मैम जल्दी आइए, आ गए हैं खुशबू, आइए आप लोग सभी जुड़ जाइए। गुड इवनिंग खुशबू। चलिए आज जो है वो आप लोगों के डिमांड पर जो है वो गुड इवनिंग साउंड चेक कर रहे थे, ठीक आ रहा है साउंड। चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, है ना। हमारा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था झारखंड औद्योगिक नीति, और झारखंड औद्योगिक नीति के तहत आज हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट उसका देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल मैं टू द पॉइंट पढ़ाने जा रही हूँ, जो एकदम एग्जाम स्पेसिफिक है। बिल्कुल भी आपका इधर उधर की फालतू की जो है वो भूमिका नहीं बांधना है, फालतू की बातें नहीं करनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट। हाँ गुड इवनिंग खुशबू। तो एग्जैक्ट जो है वो टू द पॉइंट अभी जो है वो सब्जेक्ट को आपका पढ़ाएंगे, और उसके बाद जो है वो एमसीक्यू सेशन लगाएंगे, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट में अगर ज़्यादा टाइम लग जाता है आज, तो फिर कल एमसीक्यू सेशन करेंगे, और अगर ये हो जाता है जल्दी तो एमसीक्यू के भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो आज लगा लेंगे। तो चलिए जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड औद्योगिक नीति 2001, झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001, है ना। तो इसके बारे में जो है वो आज हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, जो कि एक मतलब टफेस्ट पोर्शन में से गिना जाता है। और टोटल जो है वो 6 क्वेश्चन जेपीएससी में से पूछे जाते हैं, यानी कि 12 नंबर, और बाकी जितने भी उत्पाद सिपाही और जितने भी हैं सब में जो है वो इसका वेटेज बहुत ज्यादा है ना। तो जल्दी जल्दी आप सभी जुड़ जाएं। हाँ गुड इवनिंग एम कुमार जी। चलिए तो आते हैं हम लोग, देखते हैं सबसे पहले झारखंड औद्योगिक नीति के बारे में, कि यह नीति जो है वो सबसे पहले 2001 में देश के आज़ादी के बाद या फिर हम लोग बोल सकते हैं झारखंड में कि झारखंड के गठन के बाद, है ना। झारखंड गठन कब हुआ? तो झारखंड का गठन जो है वो 15 नवंबर 2000 को हुआ। तो 2000 के बाद जो है वो जस्ट 1 साल बाद ही हमारा पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया। झारखंड राज्य गठन के बाद पहली औद्योगिक नीति की घोषणा अगस्त 2001 में की गई, ठीक है। अगस्त 2001 में, आपको ये डेट याद रखना है, ये डेट जो है वो पीवाईक्यू है, पूछा जा चुका है एक बार क्वेश्चन, ठीक है। पैरालेक्स गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो आपका जो है वो 2000 के बाद जो है वो 2001 में जस्ट 1 साल बाद ही आपका आ गया। कौन सा? तो आपका पहला झारखंड का पहला औद्योगिक नीति, जो कि अगस्त 2001 में आया। इसका उद्देश्य और लक्ष्य से हमेशा क्वेश्चन बनता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना, इसके एम्स क्या है, इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ हम लोग बहुत अच्छे से देख लेंगे कि इसका जो ग्रोथ रेट है, विकास दर है, वो 10% है, 10%, ठीक है। और बाकी जितने भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आए हैं सबका जो है वो 5 ही साल का दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ एक यही इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 2001 का जिसका 10 साल का दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हाँ 10%, ठीक है। तो 10% वार्षिक औद्योगिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य, और ये जो है वो VBI है, ये वाला पॉइंट आपका, ठीक है। आज अगर ये चैप्टर अगर जल्दी कंप्लीट हो पाता है तो कुछ क्वेश्चंस लगा लेंगे हम लोग, और अगर नहीं हो पाता तो कल पूरा सेशन जो है वो क्वेश्चन एमसीक्यू ही लगाएंगे इस टॉपिक से। अब आते हैं हम, यहाँ पर तो हो गया हमारा, सबसे पहला क्या था क्लास में याद करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला था कि राज्य गठन के बाद 2001 में, अगस्त 2001 में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 हमारा आया। सेकंड हमारा क्या था, इसका जो ग्रोथ रेट है वो 10% था, तो ये आपका 2 इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरे में आते हैं पूंजी निवेश यानी कि यहाँ पर घरेलू और विदेशी निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना, है ना। जो भी हम निवेश करते हैं, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडस्ट्री में, तो उसमें जो है वो क्या होगा, हमारा जो पूंजी निवेश का तरीका, एक तो घरेलू निवेश और जो हमारा विदेशी निवेश है, उसके लिए हमें जो है वो अनुकूल माहौल बनाना। माहौल का मतलब क्या है? माहौल बनाना मतलब कि उसके लिए जो भी रियायतें होंगी, जो भी सब्सिडीज होंगे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, है ना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है वो भूमि सेट प्रोवाइड किया जाएगा, भूमि सेट क्या होता है, तो ये सारी चीज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। नोटिफाइड, हाँ ठीक है। अब जो है वो आते हैं संसाधन और रोजगार। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और उत्पादकता में सुधार, ठीक है। आपका यहाँ से जो है वो पीवाईक्यू में क्वेश्चन बना था, तो ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस को, यहाँ से क्वेश्चन बना था पीवाईक्यू में। तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से क्या है कि जो भी हमारे पास मिनरल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे पास लौह अयस्क है, हमारे पास एल्यूमिना, बॉक्साइड, ये सबके भंडार हैं यहाँ पर, है ना। तो फिर इन सबका जो है वो मैक्सिमम कैसे हम उपयोग करें, और जो
है वो रोजगार के अवसर में वृद्धि कैसे हो ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो इस चीज और उत्पादकता में सुधार, अगर उत्पादन हो रहा है, आप सभी को पता होगा कि कंजर्व के मामले में कोयला भंडार में झारखंड नंबर 1 पर है, लेकिन उत्पादकता के मामले में नहीं है। तो यहां पर जो है वो उत्पादकता में सुधार की भी आवश्यकता है। तो यहां से पीवाईक्यू में क्वेश्चन बना था, तो ये सेंटेंस आपको याद रख लेना है। और आप देखिए मैम थोड़ा जूम कीजिए। ओके ओके ठीक है ठीक है, ओके थोड़ा सा जूम करते हैं। आई थिंक अब ठीक रहेगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अब। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि हमारा पूंजी निवेश हमने देख लिया, फिर हमने देखा कि रोजगार और संसाधन, क्योंकि पीवाईक्यू में क्वेश्चन बने हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों का जो है वो मैक्सिमम कैसे दोहन करें, कैसे उपयोग करें हम, रोजगार में किस तरह से बढ़ावा करें हम, और उत्पादकता में कैसे सुधार करें। तो इसके लिए जो है वो इस पर जोर दिया गया। किस पर? तो फर्स्ट पॉलिसीज में। ठीक है, यहाँ पर बहुत लंबा लंबा यहाँ पर भांजना नहीं है, स्टेटमेंट नहीं जैसे कि बुक्स में दे दिया जाता है, बिल्कुल यहाँ पर जिस्ट है, मतलब जिससे क्वेश्चन बनेगा बस वही आपके बोर्ड पर है। तो फिर हम आते हैं संतुलित विकास, पूरे राज्य का समान विकास, ठीक है, पूरे राज्य का समान विकास और लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो है वो इंपॉर्टेंट, इसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव्स है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है आपका इसमें। अब ओके है मैम, ठीक है, लघु और कुटीर उद्योगों को जो है वो बढ़ावा देना। ठीक है, फिर आते हैं इसकी अवधि, ये भी आई है। ठीक है, तो इसकी जो अवधि है वो क्योंकि 10 ईयर्स का है, ग्रोथ रेट हमने 10 साल देखा, और इसका टेन्योर भी 10 ईयर्स का होगा, इसका टेन्योर भी 10 ईयर्स होगा, और ग्रोथ रेट विकास दर भी 10% वार्षिक हमने देखा था। तो इसकी अवधि कितनी है? तो इसकी अवधि मार्च 2011 तक विस्तारित किया गया। ठीक है, और बाकी जितने भी पॉलिसीज हैं सबका जो है वो 5 वर्ष के लिए रहा, सिर्फ यही एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जो कि 10 वर्ष के लिए था। तो हम ये भी जो है वो आपका पीवाईक्यू है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि एक एक लाइन जो है वो आपका कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सबसे क्वेश्चन बन रहा है, एवरी लाइन से क्वेश्चन बन रहा है। तो अब आते हैं हम इसके मुख्य प्रावधान में। ठीक है, एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले देखा कि 2001 जो है वो हमारे झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली पॉलिसी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। फिर हमने देखा अगस्त 2001 में उसकी घोषणा हुआ, 10% का इसमें जो है वो ग्रोथ रेट था। फिर हमने देखा कि इसका जो टेन्योर था वो 2011 तक था, यानी कि 10 वर्षों के लिए था। मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो हमने देखा कि लघु और कुटीर उद्योगों का विकास, रोजगार को बढ़ावा देना, मैक्सिमम उत्पादन करना, है ना, और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना, ये उसके जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन उद्देश्य हैं। फिर हमने देखा जो है वो कि इसमें जो है वो हम प्रमुख प्रावधान भी देख लेते हैं कि क्या है। तो भूमि का आवंटन करना सबसे ज्यादा, है ना। अभी अगर आप लोग देखेंगे भूमि आवंटन को लेकर के आज का न्यूज है कि हेमंत सोरेन जी जो है वो उनसे पत्रकार प्रश्न करता है कि सीएनटी और एसपीटी के कारण क्या हमारे झारखंड राज्य में ग्रोथ कम नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं विकास का कि औद्योगिक विकास होगा, तो क्या जो है वो सीएनटी और एसपीटी एक्ट लागू होने के कारण क्या आप भूमि प्रोवाइड कर पा रहे हैं? तो उनका कहना था कि कहीं भी कुछ भी नहीं रुक रहा है, बिल्कुल हम भूमि प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उद्योग बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, उनका ये स्टेटमेंट था। पर एज ए आप एक मतलब पढ़ लिख लेने के बाद, आपको पूरी झारखंड की स्थिति पता चलने के बाद आपको ये पता होगा, मैं किसी का वो नहीं कर रही हूँ, चाहे वो सीएम हो या कोई और हो, कोई पार्टी किसी से कुछ मतलब नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ पर ये जरूर बात है कि ऐसा नहीं है कि सारा काम स्मूथली हो रहा। अगर ऐसा होता तो ये जो पॉलिसीज लाई गई थी ये बहुत अच्छे से वर्क कर रही होती। अभी हम लोग देखेंगे बरही का मेगा ग्रोथ सेंटर जो बना है वहां पर, क्या वो अभी भी वो स्टार्ट हो पाया है? नहीं हो पाया है। तो इतने सालों के प्रयास के बाद भी वो स्टार्ट नहीं हो पाया है, तो उसमें क्या कमी है? क्योंकि वहां पर जो है वो एक कोनार पंचायत कुछ नाम है, कोरना या कोनार पंचायत है, तो ब्लॉक है, तो वहां उस मोजा के जो लोग हैं ना, वहां से बहुत सारे गांव का जमीन को लिया गया है उस बरही प्रोजेक्ट के लिए, और वो एक बहुत बड़ा समस्या है ना। तो इस तरह के आप लोग को पता ही होगा, एचईसी आप लोग पढ़े हैं, आप लोग जो है टाटा पढ़े हैं, आप लोग ने बोकारो स्टील प्लांट पढ़ा है कि कितना ज्यादा जो है वो जमीन जा रहा है लोगों का, है ना, कितने लोग विस्थापित हो जा रहे हैं। इसका बाद में जो हम आएंगे पॉलिसीज में तो विस्थापन वाला भी हम लोग देखेंगे। करप्शन, बिल्कुल विकास कुमार जी, करप्शन तो आप सभी को पता है कि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। चलिए,
खैर उस पे नहीं जाना, हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। भूमि आवंटन का है ना, भूमि आवंटन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि उद्यमियों को 30 वर्ष की लीज, 30 वर्ष की लीज पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीबीआई है ना, और वार्षिक किराए पर नवीकरण की सुविधा के लिए भूमि सेट। अब भूमि सेट क्या है, आप बोलेंगे मैम भूमि सेट क्या है, तो कॉन्सेप्ट समझिए। भूमि सेट होता है जो भी औद्योगिक एरिया होता है ना, जैसे कि आपका, आप लोग को पता होगा रियाइडा है ना, RIADA रियाइडा है, बियाइडा है, तो ये जो है वो औद्योगिक प्राधिकरण क्षेत्र होते हैं जिसमें उद्योगों को विकास करने के लिए स्पेसिफिक एरिया को वो जो है वो चिन्हित करते हैं। या फिर सरकार के पास भी कुछ इस तरह के क्षेत्र, इस तरह के जमीन होते हैं जो वो उद्योगों के लिए जो है वो आवंटित करती है ना। उसमें जो है वो सरकार का ये काम होता है कि उद्यमी आएंगे, उद्योग स्थापित करेंगे, तो उसके पहले हम यहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करके दें उनको, ताकि जो है वो बाहर से आए और हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, जैसे कि बिजली हो गया, सड़क हो गया, पानी हो गया, माल ढुलाई के लिए, मतलब ये सारे जो है वो प्रॉपर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके दें। बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना, सिर्फ जो है वो हवाई बातें हैं यहाँ पर, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर जो है वो 30 वर्ष की लीज की बात की गई है, और यहाँ पर जो है वो सुविधा के लिए भूमि सेट देने की बात की गई है कि यहाँ पर, और भूमि सेट का यही अर्थ होता है कि या तो वो जमीन जो है वो औद्योगिक प्राधिकरण के क्षेत्र में ऑलरेडी है, या फिर सरकार के पास ऐसी भूमि है जिसमें वो पूरा जो है वो औद्योगिक क्षेत्र का के लिए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके उद्यमी को देगा इंडस्ट्री लगाने के लिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हम लोग को विस्थापित कर दिया मैम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़का गांव में NTPC, हाँ देखिए विकास जी खुद इसके पीड़ित हैं, बिल्कुल। तो बहुत सारा आप लोग ये सब चीज़ जो है मेंस के आंसर राइटिंग में भी स्पेसिफिक, अगर आप लोग को नॉलेज है किसी क्षेत्र का, मेंस के आंसर राइटिंग में भी आप उसको शामिल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग देखेंगे कि ये हमारा हो गया कि भूमि सेट, तो भूमि सेट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अभी तक रट रहे थे भूमि सेट दिया जाएगा, बट भूमि सेट क्या है, तो भूमि सेट आपने देख लिया क्या है। अब हम देखेंगे छोटा नागपुर काश्तकारी जो अधिनियम आया था CNT हमारा 1908 में, तो औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक संशोधन किए गए, इसमें आवश्यक संशोधन किए गए। ठीक है, औद्योगिक उद्देश्य जो है, उद्देश्यों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ संशोधन भी किए गए हैं, है ना। आप लोग को पता होगा कि उद्योग क्षेत्र के लिए, रेलवे क्षेत्र के लिए जो है वो रेल के विकास के लिए, खनन के लिए जो है वो क्या किया जाएगा, तो भूमि को जो है वो आवंटित किया जाएगा, उसके लिए कुछ परमिशन दिए गए हैं, कुछ क्लॉज बनाए गए, कुछ संशोधन किए गए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपना 3 स्तरीय विकास का योजना का बात किया गया, किसमें 2001 की औद्योगिक नीति पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत जो है वो 3 स्तरीय विकास योजना की बात की गई, जिसमें मेगा, मिनी और माइक्रो स्तर पर विकसित करने की योजना है। और ये भी जो है वो आपका PYQ है, एक लाइन आपका PYQ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पूरा टॉपिक का जिस्ट है जिससे क्वेश्चन बनेगा, कोई इधर उधर की बात नहीं है। चलिए आते हैं हम, यहाँ पर हम देखेंगे 3 स्तरीय विकास योजना, जिसमें मेगा, मिनी और माइक्रो यानी कि सबसे छोटा, है ना, मेगा यानी कि सबसे बड़ा, जो कि बरही में है ना, बरही में बनाने जाने का अभी बताए कि बन ही नहीं पाया है, और मिनी हो गया और माइक्रो हो गया। तो 3 स्तर पर जो है वो यहाँ पर विकसित करने की योजना है। चलिए आते हैं एक बार इसको जो है वो जो प्रमुख प्रावधान है 2001 का रिकॉल करते हैं कि क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि जो भूमि आवंटन होगा वो 30 वर्ष की लीज के लिए होगा, और इसमें जो है वो जो वार्षिक किराए पर नवीकरण की सुविधा के साथ, नवीकरण की सुविधा यानी कि वहां पर सारे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो है वो जो प्रावधान है उस सभी की बात हो रही है। तो भूमि सेट देने का प्रावधान है, अभी बताया भूमि सेट क्या है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जो है वो काफी सारे जो है वो आवश्यक संशोधन किए गए हैं, ये भी आप लोगों को पता है। तो ये इसमें है, साथ में 3 स्तरीय विकास योजना जिसमें मेगा, मिनी और माइक्रो है। आते हैं हम नेक्स्ट, चलिए अब देखते हैं हम 3 स्तरीय तो हो गया, प्रमुख विकास केंद्र और पार्क की बात करेंगे इसके अंतर्गत, और इससे बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से। ठीक है, MSME एक्ट 2006, बिल्कुल। गुड इवनिंग मैम, ऋतुजा गुड इवनिंग। चलिए तो यहाँ पर हम आते हैं प्रमुख विकास केंद्र और पार्क, है ना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कहाँ पर कौन सा पार्क जो है वो डेवलप करने की बात की गई है। तो बरही मेगा विकास केंद्र जो है वो बरही में मेगा विकास केंद्र प्रस्तावित है, और अभी तक ये प्रस्तावित ही है, जो बहुत ही दुख की बात है ना। हाल ही में जो है वो प्रभात खबर के द्वारा एक न्यूज भी आया था इसके ऊपर कि इसके लिए जो है ना कुछ जो कितने करोड़ का बजट जो है वो ऑलरेडी ये दे चुका होता है। फिर साथ ही जो है वो भूमि जो है वो रियाइडा
को जो है वो पूरी आवंटित कर दी गई होती है भूमि सेठ के तहत, है ना, कि विकास करने के लिए, लेकिन फिर भी अभी तक जो है वो इसमें विकास नहीं हो पाया है। और प्रत्येक प्रखंड स्तर पर माइक्रो उद्योग की स्थापना का लक्ष्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज हमने देखा, एक देखा कि बरही में मेगा विकास केंद्र प्रस्तावित है, और प्रत्येक प्रखंड में, है ना, प्रखंड की बात हो रही है कि प्रखंड में कैसा, तो माइक्रो उद्योग की स्थापना का लक्ष्य है। माइक्रो यानी कि स्मॉल, प्रखंड, प्रखंड में कितने प्रखंड है हमारे यहाँ पे मैम? झारखंड क्या लिख रहे हैं? मधु एकेडमिक क्लास क्या लिख रहे हैं मैम? झारखंड करंट अफेयर्स का और क्लास करिए। अच्छा, एवरी ब्लॉक माइक्रो इंडस्ट्रीज, हाँ ठीक है। प्रत्येक जो है वो ब्लॉक में क्या होगा, तो माइक्रो इंडस्ट्री होगा। अच्छा, अभी ये कर लीजिए, पॉलिसीज कर लीजिए, है ना, फिर अगर रिक्वायरमेंट लगेगा कि करंट अफेयर का, वैसे 5 दे दिया है मैंने, वैसे 5 घंटे का पूरा फुल मैराथन मैंने दे दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं, उसको एक बार कंप्लीट कर लीजिए। देन आपको अगर लग रहा है कि और भी रिक्वायरमेंट है तो और भी क्लास ले आएंगे, कोई इशू नहीं है। चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रत्येक प्रखंड माइक्रो उद्योग की स्थापना का लक्ष्य, है ना, इसमें माइक्रो उद्योग लगेगा प्रखंड में। अब हम उसी में हम आ रहे हैं कि प्रमुख जो है वो कौन कौन से इसमें केंद्र हैं, तो चाईबासा और गोड्डा में जो है वो तसर रेशम पार्क जो है वो बनाए जाने का बात किया गया है इसमें। ठीक है, चाईबासा और गोड्डा में, और ये सारे डेटा आपको याद रखने हैं, आपको ये सारे डेटा याद रखने हैं। ठीक है, विकास कुमार 264 ब्लॉक। चलिए, तो यहाँ पर हम आते हैं कि जो है वो चाईबासा और मैंने ठीक है, चाईबासा और गोड्डा का तसर रेशम पार्क हो गया। रांची और दुमका में फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग क्या है, तो इसमें जो है वो जो भी हमारे जो कच्चे खाद्य पदार्थ होते हैं, है ना, जैसे कि आम हो गया तो आम के द्वारा फ्रूटी बना लिया जाना, आलू हो गया तो आलू के द्वारा चिप्स बनाना, सॉस बना लेना, अचार, अदौड़ी, पापड़, ये सब का जो निर्माण होता है, तो ये जो है वो फूड प्रोसेसिंग पार्क में आते हैं। तो इसका निर्माण कहाँ कहाँ, तो रांची और दुमका। तो याद कैसे रखेंगे, तो सबसे पहली बात है कि फूड प्रोसेसिंग का जो है वो रांची हमारा कैपिटल है और दुमका हमारा उप कैपिटल है, तो ये इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि रांची और दुमका में फूड प्रोसेसिंग का है। उसके बाद कोडरमा में प्लास्टिक पार्क। अब प्लास्टिक पार्क क्या है, यहाँ क्या होता है मैम, तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों को जितने भी प्लास्टिक से रिलेटेड, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे रिसाइकिल करना, प्लास्टिक का रीयूज करना, है ना, 3R का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, रिसाइकिल, रीयूज, है ना, तो ये जो है वो पूरा प्रोसेस जो है वो वहाँ पर होगा। प्लास्टिक से बनाए जाने वाली सभी चीज़ों का उत्पादन, फिर उसका रीयूज करना, है ना, उसका किस तरह से जो है वो उसको पूरा वहाँ पर डेवलप करना, उत्पादन करना, तो इसके लिए जो है वो प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा, तो कोडरमा में किया जाएगा। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, याद रख सकते हैं रमा, रमा वर्ड से। रमा जो है वो कहाँ गई है, तो प्लास्टिक पार्क में घूमने गई है। ठीक है, रमा जो है वो प्लास्टिक पार्क में घूमने गई है, तो कोडरमा में प्लास्टिक पार्क है, बिल्कुल ठीक है। नामकुम टाटीसिल्वे, नामकुम टाटीसिल्वे में इलेक्ट्रॉनिक पार्क है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहाँ है, तो नामकुम टाटीसिल्वे, ये कहाँ है, तो ये रांची में ही आता है, ये रांची में ही आता है। ठीक है, रांची से जो है वो आपका उधर जो जोन्हा वाला रास्ता है उधर आता है ये। उसके बाद हम देखेंगे धनबाद निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क, धनबाद में निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क। तो अभी तक याद हो गया कुछ कुछ आप लोगों को कि चाईबासा और गोड्डा में जो है वो तसर का है। उसके बाद कोडरमा में, रमा कहाँ गई, तो प्लास्टिक पार्क में गई। फूड प्रोसेसिंग का कहाँ है, तो कैपिटल और उप कैपिटल में, इस तरह से याद करते हुए चलेंगे। नामकुम टाटीसिल्वे में इलेक्ट्रॉनिक पार्क है। अब सॉफ्टवेयर का देख लेते हैं। धनबाद में निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक प्राप्त है। उसके बाद जो है वो हम आते हैं रांची में, रांची जमशेदपुर, रांची और जमशेदपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, तो सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी का आप लोग को पता है, टेक्नोलॉजी यानी कि जो है वो जमशेदपुर में जो है वो NIT है, तो उससे थोड़ा बहुत कोरिलेट कर सकते हैं जमशेदपुर, और सबसे ज्यादा डेवलप हमारा रांची है, तो रांची और जमशेदपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। अन्य जो रासायनिक पार्क है बायोटेक और हब्स पार्क में, जैसे कि श्रब हब्स होते हैं, तो जो हब्स हैं तो उनसे रिलेटेड है ना, बायोटेक और रासायनिक पार्क। तो ये जो है वो आपका पूरा ये था जो कि आपको याद रखना है। आपको मैच करने के लिए भी दे सकता है ना, कौन सा पार्क कहाँ पर है, ये स्पेसिफिक भी पूछ सकता है। धनबाद एक्सपोर्ट पार्क, ठीक है। सोल हार्ट लिख रहे हैं मैम, फॉन्ट बहुत छोटा है। अभी तो बड़ा किए थे, और बड़ा करें क्या, बड़ा करेंगे तो फिर ये ज्यादा इधर आ जाएगा, फिर मेरा स्पेस ही नहीं बचेगा यहाँ खड़ा होने का। थोड़ा सा आप लोग जूम कर लीजिए ना अपने उसमें मोबाइल में। हाँ ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का हो गया।
चलिए अब आते हैं हम लोग जो है वो रासायनिक पार्क बायोटेक हब्स, ये हो गया। अब हम देखेंगे इसकी उपलब्धियां और प्रभाव, उपलब्धि और प्रभाव देखते हैं, ठीक है। तो अब तक जो है वो आपने पढ़ा, वो क्या याद होगी आपको, एक बार समराइज करें या पहले कंप्लीट कर लें? चलिए पहले पढ़ ही लेते हैं। अब हम देखेंगे उपलब्धियां और प्रभाव क्या रहा 2001 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, है ना। तो इसमें हम देखेंगे औद्योगिक इकाइयां जो है वो कितने औद्योगिक इकाइयां, टोटल जो है वो 24 बृहत्तर, यानी कि मेगा, कहीं कहीं ये 26 भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। मेगा वृहत उद्योग 106 वृहत जिसमें से, और मध्यम उद्योग तथा 18,109 सूक्ष्म एवं छोटे उद्योग की स्थापना। तो इसमें जो है वो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है कि औद्योगिक जो इकाइयां हैं उसमें 24 जो है वो बृहत्तर उद्योग यानी मेगा उद्योग, अभी हम देख रहे थे ना मेगा, मिनी और माइक्रो का कॉन्सेप्ट, तो हम देखेंगे मेगा में 24 और 24 उद्योग, 106 वृहत और मध्यम उद्योग, मतलब दोनों मिला करके, और यहाँ पर 18,109 सूक्ष्म एवं छोटे उद्योगों की स्थापना। अब हम देखेंगे निवेश, तो लगभग इसमें जो है वो कितना, तो यहाँ 28,424.06 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। तो ये याद रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 28,000 है, देखिए 28,000 है, तो 28,424 तो याद हो जाएगा, 28,424.06 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। बार बार रिपीट करने का यही अर्थ है कि आपको याद हो जाए क्लास में, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है। रोजगार लगभग जो है वो कितना, तो 63,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ। प्रत्यक्ष रोजगार जो है वो इससे प्राप्त हुआ, ये इसकी उपलब्धि गिना रहे हैं अभी, कि इसमें जो है वो निवेश इतना किया गया, और इसमें जो है वो कितना, क्या लिख रहे हैं 24 में, हाँ ठीक है, और इसमें 63,000 लोगों को जो है वो प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे संस्थागत विकास, जो कि BBI है आपके लिए, ठीक है। तो इसकी विकास के लिए जो है वो क्या किया गया, तो रेआइडा आपका रांची, आयाइडा आदित्यपुर, बियाइडा बोकारो और जिडको, और फिर साथ में झारक्राफ्ट और अन्य संगठनों का जो है वो इसके अंदर वो भी है ना, जिन्फ्रा भी है। तो ये सब का जो है वो क्या किया गया, तो ये सब का जो है वो यहाँ पर विकास किया गया। अब ये क्या है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये रहा हमारा प्यारा झारखंड, ये रहा प्यारा झारखंड हमारा, और एक मिनट इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, ज्यादा खराब हो जाने से फिर, चलिए यहाँ पर ये रहा हमारा प्यारा झारखंड। और अगर हम बात करें तो ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो इतना है ना, सिमडेगा हो गया, यहाँ पर सिमडेगा, ये पूछ लिया जा सकता है आपसे जिला को भी, तो थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर सिमडेगा है, और यहाँ पर आपका गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, उसके बाद आपका इधर गुमला यहाँ पर हो गया, गुमला हो गया, और रांची और खूंटी भी इसी में आ जाएगा, रांची खूंटी भी आ जाएगा इसी में, और जो है वो साथ में आपका यहाँ पर आ जाएगा लोहरदगा और लातेहार, है ना, लातेहार हो गया और लोहरदगा हो गया, तो ये जो है वो हमारा किस में आ जाएगा ये, और साथ में यहाँ पर देखिए ये 3, यहाँ पर जो है वो ईस्ट सिंहभूम है ना, पूर्वी सिंहभूम का, इसको एक बार याद रख लीजिए आप लोग, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो आपकी पूरा संथाल परगना का 6 डिस्ट्रिक्ट, 6 जिला है ना, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, ये सब इसमें आ जाएंगे, और बाकी जो बचा वो यहाँ पर जितने भी जिले हैं, जैसे कि आपका धनबाद, बोकारो, ये सब, तो ये जो है वो आयडा में आ जाएगा, ठीक है, ये आयडा में आ जाएगा, ये जो है वो आपका बियाइडा में आ जाएगा, ये जो है वो संथाल परगना का जो है वो स्पाइडा में आ जाएगा, और साथ ही साथ जो है वो, और कौन सा बच गया यहाँ पर, आदित्यपुर का, रांची का ये रहा, ये रियाइडा में। अब ये क्या है, तो ये सभी जो है वो औद्योगिक प्राधिकरण जो है वो क्षेत्र हैं, जो मैं अभी भूमि सेड आप लोगों को बता रही थी
है ना। हाँ ठीक है, 63,000 ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग बता रहे थे कि जो भी भूमि आवंटित की जाती है ना, तो भूमि आवंटित कैसे होती है, मैंने अभी बताया कि भूमि सेड के द्वारा। तो भूमि सेड जो है वो उसमें जो है वो ये वाला प्रावधान है आपका रियायडा की, रांची जो है वो रांची इंडस्ट्रियल अथॉरिटी डेवलपमेंट एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उसी तरह से स्पाइडा, है ना। तो सबसे पहले जो है वो आपका रियायडा जो है वो 1972 में ही बन गया था। आपका ये वाला जो है आपका आदित्य वाला जो है वो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया अथॉरिटी है, ये भी है ना, AIA हो जाएगा, ADA, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये भी जो है वो 1972 में बन गया था। और आपका BIDA जो है वो कब बना, ये 1974 में बना, और ये 2015 में बना। सबसे लास्ट में यही बना था, है ना, स्पाइडा, संथाल परगना का। तो आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा जिला किस जो है वो प्राधिकरण में आएगा, औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरण में आएगा। तो इसका काम क्या है, तो इसका काम है भूमि सेट आवंटित करना, यानी कि भूमि को जो है वो अपने कब्जे में लेना, है ना। तो ये जो है वो रिजर्व करके रखती है अपने पास, और जो भी उद्यमी होते हैं, जो भी इंडस्ट्री लगाते हैं, उनको जो है वो ये आवंटित करती है उस क्षेत्र में भूमि। जैसे कि अभी बरही का बात कर रहे थे, तो बरही किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका, है ना, बरही BIDA वाला में आ जाएगा, है ना। तो वहां का बात कर रहे थे। स्पाइडा 2015 ठीक है, यस। ये क्या लिख रहे हैं, 3229 क्या, 3229 क्या है, क्या बता रहे हैं। रियायडा में कितने जिले हैं, तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए फिर तो यहाँ पर, है ना, 8 हो गए। तो यहाँ पर जो है वो हम देख लेंगे कि ये 1972 में हुआ, ये 1972 में हुआ, ये 1974 में, और ये सबसे बाद में संथाल परगना वाला बना है। और इसमें जिला पूछ सकता है कि कौन सा जिला किसके अंडर में है, और इसका काम क्या है, मैंने बताया कि भूमि सेड यानी कि जो है वो इंडस्ट्रियल जो है वो क्षेत्र का को जो है वो चिन्हित करना, रिजर्व रखना अपने पास, है ना, कि जो है वो जैसे आवंटित करने के लिए, भूमि सेड प्रोवाइड करने के लिए 30 सालों की लीज के लिए। चलिए आते हैं अब अपने हम नेक्स्ट में। तो हम कहाँ तक हो गया था, हमारा वृहद हो गया था, ये भी हो गया था। 63,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ, ये हमारा पॉजिटिव था उपलब्धि में। और संस्थागत विकास जो है वो हमने देख लिया यहाँ पर, रियायडा, AIDA, BIDA और जिडको में हो जाएगा झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ठीक है। झारखंड, फिर से देख लेते हैं, झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ठीक है। और यहाँ पर झारक्राफ्ट का जो है वो एक होता है झार पार्क और एक होता है झारक्राफ्ट, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, जो नए बच्चे हैं उनको, झार पार्क जो है वो अलग है, झारक्राफ्ट जो है वो अलग है। तो झारक्राफ्ट जो है वो 2006 में आया, और झार पार्क जो है वो 2015 का है, ठीक है। और झार पार्क के अंतर्गत पता होगा कि 10 जो है वो पार्क को डेवलप करने के लिए जो है वो उसमें जो है वो प्रोविजन है, और उसमें से रांची के ही जो है वो टोटल रांची के ही 7 पार्क है, जिसमें से सिल्ली का एक है, बाकी आपका जितना नक्षत्र है, सिद्धू कानू है, ऑक्सीजन पार्क है, उसके बाद आपका सिद्धू कानू पार्क है ना। तो ये सारे जो है वो बिरसा मुंडा पार्क है, तो ये सारे पार्क हैं। उसके बाद जमशेदपुर का एक घोड़बंधा पार्क है, दुमका का एक सिद्धू कानू पार्क है। तो ये सब मिलके झार पार्क का वहाँ विकास की बात है, यहाँ झारक्राफ्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ये क्या है, तो ये जो है वो नोडल एजेंसी है ना, ये एक नोडल एजेंसी है, और ये जो है वो विकास कार्य करने के लिए जो है वो एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। झारक्राफ्ट 2006 बिल्कुल सही। चलिए निशी कुमार क्या लिख रहे हैं, करंट अफेयर्स का PDF टेलीग्राम में अवेलेबल नहीं है मैम। निशी कुमारी, हाँ ठीक है। और क्या लिख रहे हैं, अरुण सिंह, स्टूडियो का लाइट कम करें, वीडियो साफ नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, कम करके देखते हैं अरुण, है ना, कम करके देखते हैं। अब दिख रहा है क्या, साफ दिखिएगा, अब बताइएगा क्या साफ दिख रहा है उसको। चलिए यहाँ पर आते हैं, तब तक आप बताइए। देखते हैं संस्थागत विकास का हमने देख लिया किस तरह से जो है वो नोडल एजेंसी और क्या है, हमने देख लिया। झारक्राफ्ट देख लिया, झार पार्क देख लिया। अब हम आते हैं झारखंड औद्योगिक नीति 2012, और इसमें आने से पहले एक बार जो है वो हम लोग क्या करेंगे, ओके ओके बता रहे हैं, आ रहा है, उसको सही, साउंड क्यों आ रहा है वहां से, कम करो उसको।
ठीक है, जिट को 2004 बता रहे हैं। यहाँ पर जो है वो हम आते हैं कि 2001 का एक बार समराइज करते हैं ताकि हमें जो है वो क्लास में याद हो जाए चीजें। ठीक है, सबसे पहले बताया कि झारखंड गठन के बाद 2001 में जो है वो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो आया। उसकी घोषणा अगस्त 2001 में हुई। उसका ग्रोथ रेट जो है वो 10% निर्धारित किया गया। उसका जो टेन्योर था वो 2011 तक जो है वो अगले 10 वर्षों के लिए था। उसका जो लक्ष्य ऑब्जेक्टिव था उसमें था कि उत्पादन को बढ़ावा देना, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना, उसके बाद लघु उद्योगों का, कुटीर और लघु उद्योगों का विकास करना। उसमें 3 स्तर पर जो है वो वहां पर विकास कार्य को मेगा, मिनी और माइक्रो पर जो है वो निर्धारित किया गया है ना। तो ये सब हमने देखा और साथ ही हमने देखा कि किस तरह से जो है वो भूमि सेट का जो है वो प्रबंधन करना उसके प्रमुख वो में पॉइंट में है, और साथ ही जो है वो 30 साल के लिए जो है वो लीज पर दिया जाएगा। ठीक है, ये सब हमने देखा। प्रखंड स्तर पर हमने देखा। अब हम देखेंगे कि कहां पर जो है वो कौन सा, जैसे कि गोड्डा में जो है वो तसर रेशम पार्क का निर्माण किया गया। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा रांची और दुमका में फूड प्रोसेसिंग पार्क, कोडरमा में प्लास्टिक पार्क। उसके बाद सॉफ्टवेयर का हम देखेंगे जमशेदपुर और रांची में, है ना। निवेश का देखेंगे आपका निर्यात वाला धनबाद में। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर आवंटित किया गया है। उसके बाद जो है वो हम आते हैं कि कितने 24 या फिर 26, मैंने बताया कहीं कहीं 26 में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर जो वो मेगा उद्योग की बात हो रही थी। रोजगार लगभग 63,000 लोगों को मिला। इसमें जो है वो निवेश कितना था, तो 28,424। और इसमें जो संस्थागत विकास था वो रायडा, आयाडा, बियाडा और जिडको के जिम्मे में है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर झारखंड औद्योगिक नीति 2012। चलिए, तो अभी तक जितना भी हुआ क्या वो सब समझ में आ गया आप सभी को? क्या आप सभी को समझ में आ गया? लाइट क्यों ऑन किया? ठीक तो था ना? बार बार उसको वो मत करो, चेंज मत करो। झारखंड औद्योगिक नीति 2012। ठीक है, 2001 हो गया। क्या आप लोगों को 2001 के सारे प्रोविजन और सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई? यस मैम। चलिए खुशबू, यस मैम। विकास कुमार, यस मैम। मैम क्लास कब कब स्टे, क्या बोल रहे हैं, स्टार्ट? अच्छा, कब कब स्टार्ट बोल रहे हैं। तो क्लास जो है वो डेली जो है वो 9 बजे से क्लास होता है यूट्यूब पर। कोई पेड क्लास नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अभी तक जो है वो झारखंड ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है आपका, जिसमें कि 11 वीडियो है। आप जाके प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। झारखंड की जो जनजाति है उस पर जो है वो आपका एक पूरा मैराथन है। आपका करंट अफेयर का पूरा 5 घंटा का मैराथन कंप्लीट हो चुका है। और अभी हम लोग जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर जो है वो झारखंड औद्योगिक नीति 2012 की बात कर रहे थे। तो इसमें जो है वो झारखंड औद्योगिक नीति 2012, 2001 हो गया हमारा। तो यह नीति 2001 की नीति की सफलताओं के आधार पर घोषित की गई थी। ठीक है, तो यानी कि 2001 का नीति क्या हमारा सफल था? तो पूरी तरह से तो नहीं ही सफल था, कुछ कुछ सफलता था। तो हम मान सकते हैं कि सफल था, क्योंकि पहली बार प्रयास किया गया था। तो इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य आपसे पूछ रहा है। ठीक है, वृहत उद्योगों तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के बीच संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना किसके किसके बीच? तो बड़े उद्योग और सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के बीच संबंध स्थापित करना, है ना। क्योंकि बड़े उद्योग तभी चलेंगे जब सूक्ष्म और लघु उद्योग जो है वो उनको कॉपरेट करेंगे, है ना, तभी उनका चलेगा। आपको पता है कच्चा माल और सब चीज के लिए बड़े उद्योग छोटे उद्योगों के ऊपर निर्भर होते हैं। खनिज संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना। जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ पर जो है वो कोयला का मैक्सिमम जो है वो रिजर्व है, लेकिन उसका जो है वो पूर्ण दोहन, उसका पूर्ण उत्पादन नहीं हो रहा है, क्योंकि भंडारण में हम प्रथम हैं लेकिन प्रोडक्शन में हम प्रथम नहीं हैं। तो दैट्स वाई हम लोग का क्या हो रहा है कि खनिज का संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं हो रहा है। अगर अनुकूलतम में सिर्फ ये नहीं है कि हम मैक्सिमम जो है वो निकालें, अनुकूलतम में ये भी है कि जो भी हम निकालें उसके बदले जो भी हानि हो रहा है उसको भी हम कम करने की कोशिश करें। जैसे कि झरिया में पूरा खदान में आग लगा हुआ है लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जैसे कि हम देखेंगे जादूगोड़ा में जो है वो यूरेनियम निकालने के चक्कर में क्या हो रहा है, तो वहाँ रेडिएशन का प्रकोप बहुत ज्यादा है। तो वहाँ के लोगों में जो है वो उसकी जो है वो रेडिएशन की वजह से जो है वो बहुत सारे जो है वो अपंगता, बहुत सारे जो है वो फिजिकल प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो वो उसको जो है वो मिनिमाइज करना, तो क्या हम वो कर पा रहे हैं? तो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो अनुकूलतम में जो है वो यही चीज आएगा। सिर्फ ये नहीं कि हम मैक्सिमम जो है वो हम आउटपुट ले लें, ये नहीं है। तो अनुकूलतम उपयोग क्या हो पा रहा है? हमारा झारखंड फेल्योर
और है इस मामले में। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण मुक्त उद्योग, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और पर्यटन को बढ़ावा देना, है ना। पर्यावरण प्रदूषण मुक्त उद्योग यानी कि पर्यावरण का प्रदूषण मुक्त यानी कि कौन सा, तो यहाँ पर जो है वो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐड हो गया यहाँ पर, है ना। हम ग्रीन जो है वो इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। और जैसे कि एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि जीडीपी में एक ग्रीन जीडीपी जो है वो ऐड होती है, तो उसमें क्या होता है, प्रदूषण बिना किए, इन्वायरमेंट को बिना हार्म किए जो है वो इंडस्ट्री को जो है वो डेवलप करना। तो यहाँ पर जो है वो पर्यावरण प्रदूषण मुक्त उद्योग जैसे सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि जो आईटी है और पर्यटन को बढ़ावा देना। उसके बाद निजी निवेश को, और पर्यटन के क्षेत्र में बहुत कुछ हम सुन रहे हैं कि हो रहा है, अभी तक तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है कि ग्लास ब्रिज बन रहा है तो ये हो रहा है वो हो रहा है, हम लोग सुन ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, है ना। और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, और पीपीपी मोड यानी कि निजी सरकारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट, है ना, जो है वो पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, निजी सरकारी भागीदारी से औद्योगिक पार्क को विकसित करना। अभी बताया कि औद्योगिक पार्क क्या होता है, अभी सारा चीज बताया कि प्लास्टिक पार्क क्या है, औद्योगिक पार्क क्या है, फूड प्रोसेसिंग क्या है, ये सारा चीज अभी मैंने बताया आप सभी को। ओके ठीक है मैम, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। ओके मैंने तो बता दिया कि आपका क्लास जो है वो इवनिंग में ही होता है ना, सॉरी नाइट में जो है वो रात 9 बजे से होता है। चलिए तो यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं कि निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और पीपीपी जो है वो मोड, निजी सरकारी भागीदारी से औद्योगिक पार्क को जो है वो विकसित करना। तो ये जो है वो आपको, ये जो ऑब्जेक्टिव है ना 2012 का, तो ये आपको याद रखना है। 2011 का तो ज्यादा नहीं था, सिर्फ 4 ही था, तो उसको हमने कर लिया। अब 2012 में थोड़ा सा डीप जा रहे हैं, मतलब कि अब थोड़ा सा हम ग्रीन वो का बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट का बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम जो है वो जो है, पहले तो मिनी माइक्रो पर थे, अब हम जो है वो इन तीनों के बीच जो है वो रिलेशन स्थापित करने का बात कर रहे हैं। अब हम जो है वो क्या कर रहे हैं, तो खनिज संसाधनों का सिर्फ जो है वो अधिकतम उत्पादन नहीं बल्कि अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं चीज, दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, निजी निवेश पीपीपी मोड का कहीं भी 2001 की नीति में बात नहीं किया गया था, ठीक है, बात नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है वो बात किया जा रहा है, पीपीपी मोड का बात किया जा रहा है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ लिया जाए कि ये किस औद्योगिक नीति के तहत पीपीपी मॉडल की बात की गई है, 2001 या 2011, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, तो 2000 जो है वो 2012। चलिए अब महत्वपूर्ण योजनाएं, इसी के अंडर की बात हो रही है, ये 2012 की ही बात कर रहे हैं अभी। औद्योगिक गलियारा बनाने की बात हो रही है। औद्योगिक गलियारा क्या होता है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या होता है बताइए। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वैसा कॉरिडोर होता है जिसमें कि क्या होगा, तो जो है वो इंडस्ट्री के लिए जो है वो कच्चा माल ढोना ले जाना, कंटेनर डिपो, ये सारी चीजों के लिए जो है वो आवागमन होगा, और वो एक स्पेशल कॉरिडोर होगा। जैसे कि स्पेशल SEZ का बात सुने होंगे आप, इकोनॉमिक वाला सुने होंगे आप लोग, SEZ है ना, स्पेशल जो है वो इकोनॉमिक जोन। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है वो एक गलियारा बनाया जाएगा, इंडस्ट्रियल गलियारा बनाया जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा जगह है ये, तो कोडरमा, बहरागोड़ा और पतरातू रांची रामगढ़ राजमार्ग के पास, ठीक है। यहाँ तक आप याद कीजिए पहले, कोडरमा, बहरागोड़ा और पतरातू रांची, है ना, कोडरमा, बहरागोड़ा और पतरातू रांची रामगढ़ राजमार्ग, ठीक है। तो यहाँ पर एक औद्योगिक गलियारा बनाने का, यहाँ पर ही क्यों चुना गया, क्योंकि आपको पता होगा रामगढ़ में जो है वो माइनिंग का काम होता है ना, और जो है वो आपका कोडरमा में भी होता है, कोडरमा में भी अब्रक वगैरह के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो आते हैं हम यहाँ पर कि इस राजमार्ग के, यानी कि ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसके दोनों तरफ 25 किलोमीटर तक का जो है वो निर्माण प्रस्ताव है, 25 किलोमीटर। तो ये भी आपको जो है वो याद रखना है, 25 किलोमीटर, ठीक है। पहला आपको औद्योगिक गलियारा याद रखना है कि कोडरमा, बहरागोड़ा और पतरातू रांची रामगढ़ राजमार्ग के दोनों ओर, ठीक है। और उसके बाद आपको याद रखना है 25 किलोमीटर इसके दोनों तरफ, यानी कि जो भी औद्योगिक गलियारा होगा उसके दोनों तरफ 25 किलोमीटर तक उसको जो है वो विकसित करना है, यहाँ पर बात की गई है। भूमि बैंक भी आई, अभी जो है वो भूमि सेठ की बात हुई थी, अब हम भूमि बैंक, और दोनों में याद रख लेना है, भूमि सेठ की बात 2001 में है, भूमि बैंक की बात 2012 में है।
भूमि बैंक जो है वो जिला स्तर पर, वो जो है वो वहां पर हम प्रखंड स्तर पर देख रहे थे कुछ है, यहाँ पर जिला स्तर पर देख रहे हैं। यहाँ पर जिला की बात हो रही है 2012 में। तो जिला स्तर पर सरकारी भूमि का 30 वर्ष के पट्टे पर हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए निर्माण, ठीक है। भूमि बैंक का निर्माण क्यों किया जाता है? जैसे कि भूमि सेठ था, उसी पैटर्न पर ये भूमि बैंक भी सेम वही चीज है। यह क्या करती है? तो जिला स्तर पर, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो है वो जो भी सरकारी भूमि होगा उसको जो है वो 30 वर्ष के पट्टे पर जो है वो देना सुनिश्चित करती है। किस लिए? तो इंडस्ट्रियल निर्माण के लिए, इंडस्ट्री के निर्माण के लिए 30 वर्ष के पट्टे पर सरकारी भूमि को आवंटित करना, इसके लिए जो है वो भूमि बैंक को हर जिले में जो है वो प्रोवाइड करने की बात की गई है। अब हम आते हैं आरक्षण, है ना। तो आरक्षण हम देखेंगे कि औद्योगिक क्षेत्रों में कम से कम 1000 एकड़ भूमि अधिकृत करने का बात है, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्रों में कम से कम, औद्योगिक क्षेत्रों में कितना, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए इसको, 1000 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने का प्रावधान, जिसमें 40% सिर्फ हमारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए आरक्षित होगा, 40%, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन कौन सा हो गया? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया एक औद्योगिक गलियारा जो कि कोडरमा बहरागोड़ा से होते हुए रांची, पतरातू, रामगढ़, राजमार्ग में, उसमें कितने किलोमीटर तक? तो दोनों साइड में 25 किलोमीटर तक। फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि भूमि बैंक की बात की गई है। भूमि बैंक किस स्तर पर? तो जिला स्तर पर बात की गई है भूमि बैंक की। सरकारी भूमि का कितना? तो 30 वर्ष के पट्टे पर जो है वो यहाँ पर जो है वो आवंटित किया जाएगा। फिर हम देखेंगे आरक्षण, तो इसमें बात की गई है कि 40% जो है वो टोटल भूमि का 40% सिर्फ सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए आरक्षित होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इसका जो है वो हमारे जीएसडीपी में भी बहुत ज्यादा योगदान होता है। और झारखंड जैसे कि गरीब राज्य, यहाँ पर जो है वो अभी भी जो है वो बहुत ज्यादा संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाया है, लोगों के पास अभी भी कैपिटल नहीं है, तो उसकी वजह से ये वाला जो है सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जो है वो इस पर काम करने की आवश्यकता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर 1000 एकड़ भूमि को अधिग्रहित करने का प्रावधान किया गया है औद्योगिक क्षेत्रों के लिए। तो ये जो है वो आपका VBI है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा पूरा। चलिए धीरे धीरे क्लास छोड़ रहे हैं, है ना। जब डिफिकल्टीज लेवल थोड़ा बढ़ जाता है तो क्लास छोड़ना शुरू कर देते हैं, बट आपको जो है वो 10 जगह आप भागेंगे एक बार, यहाँ किसी से भी पढ़िए, आप मेरे से ही नहीं पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, बट आपको क्लास जो है वो अच्छे से जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ देखना है। चलिए अब आते हैं हम क्षेत्रीय विभाजन। तो हम देखेंगे राज्य को खनिज संपदा के आधार पर 8 बृहत औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कितने जो है वो बृहत औद्योगिक, तो 8 बृहत औद्योगिक क्षेत्रों में जो है वो बांटा गया है। लोहरदगा, तो हम यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर जो है वो टोटल जो है वो देखेंगे कि जो है वो कौन कौन सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो 4 यहाँ पर है इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि लोहरदगा लातेहार, तो लोहरदगा लातेहार आप लोग को पता ही होगा कि हमारा जो पाट वाला जो एरिया है, यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा जो ये वाला पाट वाला एरिया है, पाट प्रदेश जो है हमारा, तो यहाँ पर आपको पता होगा बॉक्साइट का, लोहरदगा वाले एरिया में बॉक्साइट की प्रधानता है। यहाँ पर आपको पता होगा बॉक्साइट क्या होता है, तो एक बिल्कुल ईंट की तरह होता है, रेड कलर का, है ना, ईंट की तरह होता है। चलिए तो यहाँ पर हम देखेंगे, और जो है वो एल्यूमिनियम उद्योग, यानी कि बॉक्साइट पर आधारित जो एल्यूमिनियम उद्योग है, ये हो गया लोहरदगा लातेहार। धनबाद बोकारो, तो धनबाद बोकारो पूरा हमारा क्या है, तो हमारा पूरा जो है वो ये वाला एरिया है। ये कौन सा एरिया है हमारा, तो ये हमारा दामोदर घाटी वाला एरिया है ना, दामोदर नदी घाटी का एरिया है। तो ये जो बेसिन है ये पूरा क्या है, तो ये जो है वो पूरा जो है वो हमारा कोल है यहाँ पर, है ना, कोल है। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कोयला और इस्पात आधारित उद्योग हो जाएगा। फिर सिंहभूम की बात कर रहे हैं, तो सिंहभूम में आप सभी को पता है कि ये जो सिंहभूम वाला एरिया है, तो सिंहभूम में क्या है यहाँ पर, तो एक तो आपको लौ इस्पात चिड़िया, जो कि आपका 7 JPSC में 6 JPSC में पूछ लिया गया था चिड़िया से, कि चिड़िया जो है वो क्या है, तो चिड़िया जो है वो एक लौह अयस्की खान है। तो यहाँ पर लौह इस्पात, ऑटो अवयव यानी कि ऑटोमोबाइल, और यूरेनियम की बात कर रहे थे अभी जादूगोड़ा, कोल, हाँ विकास कुमार कोल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कोल का हो गया। और यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंहभूम के एरिया में लौह इस्पात हमने देखा, जैसे कि चिड़िया की खान हो गया, नोवा मुंडी की खान हो गया, है ना। और फिर यूरेनियम की बात कर रहे थे हम, जादूगोड़ा की खान हो गया, है ना। उसके बाद जो है वो और ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो ये सारा जो है वो हमारा सिंहभूम वाला एरिया हो गया, ठीक है। यहाँ पर सिंहभूम जो कि स्पेसिफिक जमशेदपुर और आदित्यपुर की बात हो रही है, यानी कि पूर्वी सिंहभूम की बात हो रही है ना। उसके बाद जो है वो देवघर जसीडीह, तो यहाँ पर जो है वो ऑयल मिल्स,
स्टील और सिल्क उद्योग। ठीक है, यहाँ पर ऑयल मिल्स, क्योंकि ये तीनों आप लोग जो है वो अगर ज्योग्राफी का क्लास किए हैं तो ये तीनों जो है वो आप बता सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा अगर आपका ऑप्शन में पूछ भी लिया जाता है तो। पलामू गढ़वा जो है वो डोलोमाइट चाइना के लिए, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो जब भी ग्रेफाइट और डोलोमाइट आ जाएगा तो पलामू वाला एरिया जो है वो आप लोग चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑयल मिल्स, स्टील और सिल्क उद्योग जो है वो देवघर जसीडी। तो यहाँ पर चलिए आते हैं अब निवेशक जो है वो सहायता, यानी कि जो भी निवेशक होंगे, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पर झारखंड में, जो भी जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत जो भी जो है वो बाहर के कोई इन्वेस्टर आएंगे और हमारे यहाँ पर उद्योग में इन्वेस्ट करेंगे, उनको क्या क्या सहायता दिया जाएगा उसकी बात हो रही है। तो आइए हम लोग देखते हैं निवेशकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए निवेशक सहायता अदालत। देखिए यहाँ पर कितना बड़ी चीज कहा गया है ना। काश ये सारी चीजें फॉलो होती तो हमारा झारखंड आज कहीं और रहता, है ना। निवेशक समाधान अदालत का गठन किया गया जो हर महीने कम से कम एक बैठक आयोजित करेगी, और यहीं से आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी हो सकता है। ठीक है, कि जो है वो निवेशक समाधान अदालत जो है वो या तो पूछ लेगा कि एक बैठक जो है वो कितने महीनों में प्रस्तावित होता है, 3 महीनों में, 2 महीनों में, 1 महीनों में, या फिर पूछ लिया जाएगा कि प्रत्येक महीने जो है वो कितनी बैठक होती है, 1 बैठक, 2 बैठक, इस तरह से, जैसे पंचायत वाले में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हर महीने कम से कम एक बैठक, हर महीने एक बैठक, हर महीने एक बैठक जो है वो आयोजित करेगी। इसके अलावा विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए रांची और नई दिल्ली में एनआरआई सेल की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया है। यानी कि विदेशी निवेश यानी कि जो भी फॉरेन जो इन्वेस्टर है, जो फॉरेनर लोग जो इन्वेस्ट करेंगे, तो उसको बढ़ाने के लिए रांची और नई दिल्ली में, है ना, दोनों कैपिटल है, तो इसके लिए तो याद रखने का कोई वो नहीं है, बहुत आसान है। हमारे यहाँ पर कैपिटल रांची और हमारे इंडिया का कैपिटल जो है वो दिल्ली, तो दिल्ली और रांची दोनों में एनआरआई सेल स्थापना का प्रस्ताव भी रखा गया है। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे। अभी समझ में आ गया 2012? देवघर से हैं आप, देवघर से हैं फ्रांसिस मरांडी, देवघर से, आप देवघर से हैं या कुछ आंसर बता रहे हैं? तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 आप पढ़ते हैं। तो अभी 2012 क्लियर है, अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ें, निवेश प्रोत्साहन नीति करें, बताइए, या फिर बोर हो गए पढ़ाई से? चलिए, ये बहुत ज्यादा VBI है तो इसको तो हम लोग कर ही लेते हैं आज। VBI है झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016। यह नीति 5 वर्षों, मैंने कर दिया था कि 2001 की नीति जो है वो सिर्फ आपके 10 इयर्स के लिए था, और बाकी जितनी भी नीतियां आएंगी वो सभी जो है वो 5 इयर्स के लिए है। तो यहाँ तो कोई जो है वो संशय ही नहीं है। अब हम देखते हैं इसका मुख्य लक्ष्य क्या है ना, इसके एम्स क्या है। तो हम देखेंगे इसका जो मुख्य लक्ष्य है, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना करना। बुनियादी ढांचा यानी जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि सड़क, हाँ ठीक है फ्रांसिस, सड़क हो गया, रेल हो गया, है ना, सड़क हो गया, रेल हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, बिजली है, पानी है ना, इस तरह की जितनी भी हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो उनको जो है वो बुनियादी ढांचे की स्थापना करना, इसका मुख्य लक्ष्य है। निवेश प्रोत्साहन, नाम से ही जो है वो डिक्लेयर है कि निवेश करने के लिए हम क्या करेंगे, तो प्रोत्साहन देंगे, है ना, कुछ ना कुछ हम सब्सिडीज प्रोवाइड कराएंगे, कुछ हम सहायता प्रोवाइड कराएंगे, तो इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मुख्य जो लक्ष्य है, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना, विनिर्माण को प्रोत्साहन और नए रोजगार के अवसर को सृजित करना। नए रोजगार के अवसर को सृजित करना सब में हो जाएगा, जी हाँ ठीक है। चलिए, रणनीति और प्रावधान हम देखेंगे। सिंगल विंडो प्रणाली की बात कर रहे हैं। सिंगल विंडो सिस्टम क्या होता है, मैं जो है वो पहले क्लास में भी बता चुकी हूं आपको कि सिंगल विंडो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत आपका जितना भी पेपर वर्क्स है, जिसके लिए आपको अलग अलग ऑफिस, अलग अलग जगह जाना पड़ता है, तो आपको जो है वो इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आप एक ही जगह जो है वो सारा जो है वो पेपर वर्क आपका सहूलियत के साथ हो जाएगा।
बशर्ते ऐसा नहीं होता है। निर्यात और नए निवेशक को सुगम बनाने के लिए इसे मजबूत करना, यानी कि सिंगल विंडो सिस्टम को नए जो इन्वेस्टर हैं उनको जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए और उनको जो है वो सरलता से ताकि वो काम कर पाए, उसके लिए उसको सहज बनाने के लिए इस प्रणाली को जो है वो मजबूती प्रदान करना। किसको? सिंगल विंडो प्रणाली। कब आया था? 2015 में। और ये जो है वो पूरे देश में जो है वो झारखंड पहला जो है वो राज्य था इसको लागू करने वाला, सिंगल विंडो प्रणाली को, है ना। ग्रामीण सशक्तिकरण की बात हो रही है। अब देखिए एक नया चीज आ गया यहाँ पे, है ना। अभी तक कहीं पर ग्रामीण सशक्तिकरण ऐसा वर्ड नहीं आया था, सिर्फ रोजगार को बढ़ावा देने का आया था, उत्पादन को बढ़ावा का आया था। ग्रामीण सशक्तिकरण, ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को रेशम कीट पालन और हस्तशिल्प का प्रशिक्षण देना, है ना। तो इसमें एक चीज ये है कि निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए क्या हो रहा है, तो ग्रामीण सशक्तिकरण यानी कि गांव की जो महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, आप सभी को पता होगा इसके बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, तो उनको जो है वो रेशम कीट पालन और हस्तशिल्प प्रशिक्षण देना, स्किल से उनको जो है वो स्किल देना। गरीबी, बेरोजगारी, बिल्कुल। मेक इन इंडिया की बात हो रही है ना। इस कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देते हुए औद्योगिक विकास को गति देना, और इसी के तर्ज पर जो है वो मेक इन जो है वो झारखंड भी बनाया गया है, आप सभी को पता होगा। मेक इन झारखंड भी इसी के तर्ज पर बनाया गया है। महिला और अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी, जो भी महिला होंगे या जो भी एसटी कैटेगरी से होंगे या एससी कैटेगरी से होंगे, उनके लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाओं का प्रावधान किया गया है। मतलब कुछ उनको विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा, कुछ विशेष सब्सिडी, कुछ विशेष छूट दिया जाएगा, ठीक है। अब तकनीकी विकास यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात हो रही है। विश्वविद्यालयों में स्टार्टअप और नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देना, और इसको जो है वो अभी भी नवाचार और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अभी भी प्रयास किए जा रहे हैं, है ना। अभी हम करंट अफेयर में बहुत सारी चीजें देख रहे थे। IISM धनबाद में देखिए, है ना, आपका क्या था, स्पेस ऑन व्हील्स चलाया जा रहा है। उसके बाद आपका साइंस सिटी का निर्माण रांची में किया जा रहा है ना। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या किया जा रहा है, तो नवाचार को, इनोवेशन को, टेक्नोलॉजी को जो है वो बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार प्रयासरत है। पैरालेक्स इंटरनेटिव, यस मैम। चलिए, पता नहीं अजीब अजीब नाम रख लेते हैं आप लोग। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आते हैं हम नेक्स्ट में। चलिए, तो निवेश प्रोत्साहन नाम से ही आप जो है वो आपको पता है कि निवेश करने के लिए प्रोत्साहन देना और सारी चीजें जो है वो उसी में होंगी। अब जो है वो निवेश प्रोत्साहन नीति पहले 2016 हमने देखा, अब हम 2021 का निवेश प्रोत्साहन नीति देखेंगे। चलिए, तो आते हैं हम झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021। अभी हमने 2016 का देखा और उसमें जो है वो बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। अभी तक जितना भी हम लोग करते आए हैं बहुत इजी एकदम, उस पॉलिसीज का जो जिस्ट जिसको कहते हैं वही मैं निकाल के लेके आई हूं कि यहीं से एक एक लाइन से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। चलिए, किसमें मेंबर 10 से 20 होना चाहिए बता रहे हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप का बता रहे होंगे शायद। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 की बात करते हैं। यह वर्तमान में प्रभावी नीति है जो 1 अप्रैल 2021 से लागू हुई। ये डेट याद रखना है, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 से लागू हुई। अवधि यह अगले 5 महीने पहले का दिया है, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। 2001 वाला 10 है, बाकी सब 5 है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र इसके कौन कौन से हैं, तो टेक्सटाइल जो है वो, उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर, एग्रो फूड प्रोसेसिंग और फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र भी आप इजीली याद रख सकते हैं कि इन्हीं सब चीज को जो है वो प्राथमिकता दी जा रही है ना। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हमने देखा तो यहाँ पर एग्रो फूड प्रोसेसिंग हो गया, यानी कि जो है वो आपका जैसे कि आपका फल और फूल, है ना, इन सब से जो है वो जैसे अभी बता रहे थे फूड प्रोसेसिंग का कि अचार बनाना, दौड़ी बनाना, पापड़ बनाना, जैम बनाना, जेली बनाना, सॉस बनाना, फ्रूटी वगैरह बनाना, बिस्किट वगैरह, चिप्स वगैरह बनाना, है ना। तो इस तरह की चीजें जो है फूड प्रोसेसिंग में। फार्मास्यूटिकल्स में आपके जो है वो दवाइयों आ जाएगा। ऑटोमोबाइल आपको पता ही है। टेक्सटाइल जो है वो आपका वस्त्र वगैरह से आ जाएगा। अब हम प्रमुख प्रोत्साहन यहाँ पर देखेंगे कि पूंजी निवेश पर 25%, और ये जो है वो आपका PYQ है, पूछा जा चुका है आपका। पूंजी निवेश पर जो भी निवेश होगा उस पर 25% या अधिकतम 6.25 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। कितना दिया जाएगा, हम अभी नया वाला नीति का पॉलिसी का बात कर रहे हैं। कौन सा, तो निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर में या तो आपको प्रोत्साहन में 25% या तो अधिकतम, जब रुपए में बात करेंगे तो 6.25 करोड़ रुपए का जो है वो अधिकतम आपको सब्सिडी दिया जाएगा। महिलाओं को निवेश पर 5% के अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर आप महिला हैं
तो आपको 5% का अलग से जो है वो इंसेंटिव दिया जाएगा। क्या लिख रहे हैं? SHG, हाँ बिल्कुल, मुझे लगा उसी की बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं दृष्टिकोण। अगले दशक में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP में औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना, है ना। यानी कि हमारा जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र किसमें आ जाएगा? सेकेंडरी में आ जाएगा ना। बताइए। तो यहाँ पर जो है वो हम देखेंगे अगले दशक में सकल यानी कि GSDP में जो है वो औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना इसका दृष्टिकोण है। और इसका जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो क्या है? तो 1 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करना। 1 लाख करोड़ का निवेश, ये इंपॉर्टेंट है। कितना? तो 1 लाख करोड़ आकर्षित करना और 5 लाख नए रोजगार को सृजित करना। निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा? मेन चीज एक तो 2021 में ये आया। उसके बाद हमने देखा कि निवेश के लिए जो है वो जो महिलाएं होंगी उनको 5% जो है वो एक्स्ट्रा सब्सिडी दिया जाएगा। फिर हमने देखा कि जो है वो अधिकतम जो है वो या तो आपको 25% या तो फिर आपको 6 जो है वो कितना था 25 है ना करोड़ 6.25 करोड़ जो है वो आपको सब्सिडी दिया जाएगा। और हमने ये भी देखा कि इसमें जो है वो क्या देखा हमने, और इसमें देख लेते हैं। हाँ यही था ना, यही देखा। अब जो है वो हम देखेंगे 1 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करना, 1 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करना और 5 लाख नए रोजगार सृजित करना। इसके अंडर में प्राथमिकता वाले क्षेत्र हमने देख लिया कि टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और एग्रो फूड प्रोसेसिंग और फार्मास्यूटिकल। विशेष ध्यान देने वाला भी हमने देखा। क्या देखा हमने इसमें? तो ग्रामीण और औद्योगिकरण जैसे कि रेशम कीट, खादी, है ना, जैसे कि रेशम कीट हो गया, खादी, हस्तशिल्प यानी कि हाथ से निर्मित जो होते हैं, सूक्ष्म लघु उद्योग यानी कि MSME सेक्टर को, और समय पर ऋण जो है वो उपलब्ध कराना, समय पर ऋण उपलब्ध कराना। और इसी के लिए जो है वो अभी मैया समान योजना को भी क्या किया जा रहा है? ऋण से जोड़ा जा रहा है। 20,000 का जो है वो ऋण अब मैया समान योजना की लाभ उठाने वाली महिलाओं को मिल सकता है ना। और इसी तरह से जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, वित्तीय समावेशन के लिए भी ऋण के जो है वो अलग अलग योजनाएं जो है वो बनाई गई हैं, है ना। उसमें जो है वो आप लोग को अगर याद हो तो मुख्यमंत्री रोजगार उद्यमी योजना, जिसके तहत भी आपको एक अच्छा अमाउंट दिया जाता है ऋण के रूप में। फिर हम आते हैं झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड, है ना। अब हम एक नए वो उस पे आ जाएंगे। चलिए अब हम आते हैं। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया? औद्योगिक नीति 2001, औद्योगिक नीति 2012, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2021। और अब हम देखने वाले हैं झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड। झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर परिचय और इसका उद्देश्य देखेंगे कि क्या है। झारखंड को निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक पसंदीदा राज्य यानी कि फेवरेट स्टेट बनाने के उद्देश्य से इस बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, इस बोर्ड को क्यों बनाया गया है? तो यहाँ पर जो है वो बनाया गया है ताकि जो है वो इन्वेस्टमेंट में एक फेवरेट प्लेस के रूप में झारखंड जाना जाए, है ना। अदानी ने अभी इन्वेस्ट किया गोड्डा में, तो उसका हम लोग परिणाम देख लिए कि बहुत अच्छा रहा, है ना। टोटल जो है वो उसमें 43% जो है वो निर्यात जो है वो अकेले वो देख रहा है। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पर होगा तो डेफिनेटली काम अच्छा होगा। तो यहाँ पर जो है वो फेवरेट स्टेट बनाने के लिए यहाँ पर जो है वो इसका गठन किया गया है। इसका जो मुख्य कार्य है वो उद्योगों को दिशा निर्देश और उचित मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिल सके। इसका काम क्या है? जैसे कि अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में स्टेटमेंट देके कि झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड का काम क्या है, आपको बहुत अच्छे से फंसा सकता है कि जो है वो निवेश के लिए जो है वो प्रोत्साहन देना है, इस तरह से फंसा सकता है। तो इसका साफ साफ हो जाएगा कि दिशा निर्देशक के रूप में ये काम करता है, यानी मार्गदर्शक के रूप में। और ये एक उचित मार्गदर्शन, दिशा निर्देश यानी कि उचित मार्गदर्शन। तो यहाँ पर ये वर्ड को आपको कैच करना है, मार्गदर्शन और आपका जो है वो दिशा निर्देश। ठीक है, बोर्ड की संरचना कैसी होती है यहाँ पर हम उसको देखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बोर्ड की जो संरचना है इसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं और इसमें जो है वो जो मुख्य संरक्षक होते हैं वो हमारे सीएम साहब होते हैं, हमारे सीएम साहब होते हैं। और ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन ही होंगे, जो भी पदेन होंगे वही होंगे, जो उस वक्त के मुख्यमंत्री होंगे माननीय वही मुख्य संरक्षक भी होंगे। यानी कि यहाँ पर जो है वो उसके बाद संरक्षक, एक मुख्य संरक्षक हो गया। संरक्षक में देखेंगे कि जो उद्योग मंत्री होंगे राज्य के, जो राज्य के उद्योग, यहाँ पर फंस सकते हैं संरक्षक और मुख्य संरक्षक में। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है मुख्य संरक्षक तो सीएम, संरक्षक तो उद्योग मंत्री, और ऑप्शन रहेगा तो पक्का दोनों ही ऑप्शन दोनों में रहेगा।
यहाँ पर सदस्य की बात करते हैं तो मुख्य सचिव जो है चीफ सेक्रेटरी वो रहेंगे एक, उसके बाद और कौन रहेंगे, तो योजना सह वित्त विभाग के प्रधान सचिव रहेंगे, ठीक है, योजना सह वित्त विभाग के प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव रहेंगे, उसके बाद आपका खनन एवं भू विज्ञान विभाग के प्रधान सचिव रहेंगे, और एक विशेष सदस्य कम से कम 10 वरिष्ठ सदस्य प्रसिद्ध उद्योगपतियों को भी बोर्ड में नामित किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि मुख्य संरक्षक सीएम, संरक्षक रहेंगे हमारे, है ना, कौन रहेंगे, तो हमारे संरक्षक जो है वो हमारे उद्योग विभाग से रहेंगे ना, संरक्षक कौन रहेंगे, हाँ उद्योग मंत्री रहेंगे, सदस्य में मुख्य सचिव होंगे, योजना सह वित्त विभाग के प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव, खनन एवं भू विज्ञान विभाग के प्रधान सचिव, और जो है वो कम से कम 10 वरिष्ठ और प्रसिद्ध लोग जो कि उद्योगपतियों में नामी लोग होंगे, है ना, क्योंकि आप पता होगा कि उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान जो है वो उद्योगपतियों के द्वारा बनाया गया था, है ना। लालू रजक बोल रहे हैं मैम कलर चेंज कीजिए आप, किसका कलर चेंज, 1 मिनट में लाइट ऑफ करके देखती हूँ, रुकिए, ओहो अब देखिए तो अब क्या दिख रहा है, एक्चुअली क्या है ना, वाइट बोर्ड पे अगर करते हैं ना तो वो पूरा शैडो पूरा ब्लैक ब्लैक दिखता है। क्या बता रहे हैं, आदित्य कुमार पासवान प्रोजेक्ट मैनेजर क्लास, ओ अच्छा अच्छा आदित्य, हाँ हाँ प्रोजेक्ट मैनेजर में मैंने क्लास लिया था आप लोगों का। आदित्य कैसे हैं आप, कैसे हैं आदित्य, कैसी चल रही है आपकी स्टडी। चलिए तो यहाँ पर जो है वो देखते हैं विभाग की जो है वो जिम्मेदारी और समन्वय की बात करते हैं, ठीक है, विभाग की जिम्मेदारी और समन्वय, राज्य में बेहतर तालमेल के लिए निम्नलिखित विभागों में समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जैसे कि कौन कौन सा, तो उद्योग विभाग का और खनन एवं भू विज्ञान विभाग का, तो ये तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, है ना, और यहाँ पर जो है ना बोर्ड का मेंबर्स का, तो उसको आपको रटना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, 2-4 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। मुख्य संरक्षक तो ऐसे ही याद हो जाएगा, फिर सदस्य में मुख्य सचिव होते हैं, इतना तो याद ही हो जाएगा, बाद में ये प्रधान सचिव, वित्त सचिव, भू विज्ञान विभाग के अध्यक्ष, इनको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक हूँ, ठीक है आदित्य। चलिए कैसी चल रही है स्टडी आपकी, विभाग की जिम्मेदारी और समन्वय, है ना, तो यहाँ पर हम देखें कि राज्य में बेहतर तालमेल के लिए निम्नलिखित विभागों को समन्वय कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उद्योग विभाग और खनन एवं भू विज्ञान विभाग, ये 2 को सौंपी गई है। कार्य प्रणाली और बैठक देखेंगे, अभी हमने एक बैठक देखा था, अभी इसमें वापस से हम देखेंगे कि बैठक की जो आवृत्ति है यानी कि कितनी बार बैठक होगी, तो इस बोर्ड की बैठक वर्ष में 2 बार होगा, है ना, 1 साल में 2 बार होगा, और अनिवार्य रूप से उसमें क्या था, तो उसमें हम पढ़े थे कि 1 माह में जो है वो 1 माह में 1 बार, यही था ना, और इसमें जो है वो है कि 1 साल में 2 बार होगा, अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी, तो यहाँ फंसना नहीं है, यही सब पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर निर्णय प्रक्रिया बोर्ड की बैठक में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे उन्हें अंतिम सलाह और कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के पास जो है वो भेजा जाएगा, आपको ये बता रहा है कि निर्णय की जो प्रक्रिया होगी यानी कि ये बोर्ड में जो भी बैठक होगी और उसमें जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसको अंतिम सलाह के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली इसका जो सब कुछ मेन है, सर्वे सर्वा है, वो राज्य सरकार है, ठीक है। आते हैं अब हम, चलिए अभी जो है वो देख लीजिए, अभी ये इतना हो गया, आज इतना ही रहने देते हैं, काफी लेट भी हो रहा है, और अब जो है वो आप लोग का एमसीक्यू का भी मैंने कुछ क्वेश्चंस बना दिए हैं, तो एमसीक्यू सेशन जो है वो मैं सोच रही हूँ कि अभी क्लास खत्म हो गया तो क्लास के बाद जो है वो जैसे कि कल इसी से रिलेटेड ये जो भी आज हमने पढ़ा उससे रिलेटेड एमसीक्यू लगा लेते हैं, फिर नेक्स्ट में जो है वो बाकी जो अन्य नीतियां हैं जैसे कि खेल नीति है, बहुत सारी नीतियां हैं, तो उसको हम देख लेंगे, मद्य निषेध नीति है, खेल नीति है ना, तो वो सब हम देख लेंगे और फिर उसका भी जो है वो एक एमसीक्यू सेशन लगा लेंगे, तो क्या ये ठीक रहेगा, बताइए आप सभी। आज इतना ही रहने देते हैं, है ना, जो भी जुड़े हुए हैं बताइए। लालू रजक जी हेलो, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, कलर चेंज करने के लिए बोल रहे हैं बट
ठीक है, बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो है वो कल जो है वो हम लोग इसका जो भी आज हमने किया है थ्योरी क्लास, इसका कल एमसीक्यू लगा लेंगे और इसी टाइम पे आप लोग सब बने रहिएगा। 9 बजे से ही क्लास स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल फ्री टाइम होता है, क्योंकि काफ़ी लड़कियों ने मुझे कहा था कि मैम जो है वो रात को हम लोग बहुत शाम को बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो क्लास नहीं कर पाते हैं, तो आप रात को लीजिए सेशन, तो इसलिए जो है वो रात का सेशन ले रहे हैं। और अभी जो है वो आप लोग को क्लास कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैम का एफर्ट अच्छा है, मैम अच्छा पढ़ा रही हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, है ना, और सब्सक्राइब नहीं की हैं तो वो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो है वो आप सभी को पता है कि इतना एफर्ट के साथ आप पेड कोर्स में भी जाते हैं तो इस तरह से पूरा जिस्ट निकाल के आपको जो है वो डिटेल्स में बहुत अच्छे से बहुत एफर्ट के साथ जो है वो नहीं पढ़ाया जाता है। अच्छा है आदित्य कुमार पासवान, अच्छा है। चलिए, थैंक यू आदित्य, आप तो मेरे पहले भी स्टूडेंट रह चुके हैं, आपको तो पता ही है। चलिए, तो अभी जो है वो आज रहने देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा। कल कितने बजे क्लास होगी पूछ रहे हैं फ्रांसिस। कल जो है वो इसी टाइम पे 9 o'clock ही रखते हैं टाइम, ठीक है, 9 बजे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि काफ़ी लोगों का डिमांड था कि शाम को क्लास नहीं कर पाते हैं, काम रहता है, डिनर बनाना रहता है ना, तो इसलिए जो है वो रात को ही क्लास रखते हैं। बिल्कुल फ्री होके आराम से क्लास कीजिए, एकदम फ्री माइंड, सारा काम खत्म करके। तो चलिए, कल फिर 9 बजे जुड़िए और इसका जो है वो जो भी आज हमने पढ़ा इसका जो है वो पीडीएफ में शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम चैनल पे आप सभी जुड़ जाइएगा और इसका पीडीएफ जो ये वाला मैं अभी शेयर कर रही हूँ तो आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद फिर कल जो है वो इसका एमसीक्यू सेशन जो है वो लेकर के आएंगे, ठीक है। हाँ, पीडीएफ है आदित्य, भेज देंगे उस पर, ठीक है, उस पर भेज देंगे, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, तो चलिए आज रहने देते हैं। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड नेक्स्ट जेन में। और हम लोग जो है वो देख रहे थे औद्योगिक नीति, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसका कल हमने थ्योरी क्लास किया था और आज उसी का एमसीक्यू सेशन लगाएंगे। लाइन बाय लाइन कल हमने जो पढ़ा था उसी का आज एमसीक्यू सेशन लगाने वाले हैं। तो अगर आपने थ्योरी वाला क्लास नहीं देखा है तो जा करके एक बार शॉर्ट में उसको देख लीजिए और फिर यहाँ से एमसीक्यू सेशन लगा लीजिए, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आइए सब लोग जुड़िए और जल्दी जल्दी जो है वो जुड़िए। जल्दी जल्दी सभी जुड़िए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैम आपका पेड बैच है क्या? नहीं जीशु, मेरा कोई पेड बैच नहीं है, अभी कोई पेड बैच नहीं है। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्लासेस हो रहे हैं और उसमें ज्योग्राफी का कंप्लीट क्लास हो चुका है, मैराथन हो चुका है, करंट अफेयर का आपका जो है जनजाति के ऊपर एक मैराथन हो चुका है और अभी जो है वो हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी देख रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी कुछ मैंने कवर कराया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन वो पेड कोर्स से भी बढ़ करके है। आप क्लास जा करके विजिट करके देख सकते हैं। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, थैंक यू सो मच। चलिए, तो शेयर कर दीजिए, है ना, सारा क्लास देखते हैं आपका। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। आप जो है वो सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए, क्योंकि अभी चैनल नया है ना, आप सभी का सपोर्ट ही चाहिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसके बदले में आपको देना है कि एटलीस्ट शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब और लाइक दबा दीजिए, कमेंट में अच्छी लिख दीजिए, यही जो है वो आपसे गुरु दक्षिणा रहेगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं लेट किए बिना, है ना। झारखंड राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि झारखंड राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई। तो यहाँ पर जो है वो बहुत इजी है, क्योंकि कल जैसे कि थ्योरी क्लास में हमने पढ़ा था कि जस्ट जो है वो झारखंड निर्माण 2000 में हुआ और झारखंड निर्माण 2000, ऋतुजा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो तुरंत जो है वो क्या हुआ कि 2000 में जो है वो राज्य का गठन हुआ और 2001 में ही हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो लागू हुई और वो था हमारा कब? तो अगस्त जो है वो 2001, ये आपको याद रखना है। ये VVI, ये जो है वो PYQ क्वेश्चन है, ये जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आगे के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब हम पढ़ना शुरू करते हैं उसका जो है वो पहला लाइन ही आपको ये पढ़ना है। गुड इवनिंग। चलिए, गुड इवनिंग। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। चलिए,
प्रथम औद्योगिक नीति के तहत राज्य में कितने प्रतिशत विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, प्रथम औद्योगिक नीति के तहत, प्रथम औद्योगिक नीति कब आया था? 2001 में। उसके तहत राज्य में कितने प्रतिशत विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया? 5%, 8%, 10% या फिर 12%? बताएं। 2001 में। हाँ बिल्कुल ठीक है जीशु, 2001 आपका सही आंसर है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया, तो जो है वो 10% हो जाएगा। ठीक है, मैंने कल आपको थ्योरी में बताया है कि 10% विकास दर का लक्ष्य था, जो कि हम अचीव तो नहीं कर पाए, लेकिन हम कुछ हद तक अचीव किए, और इसी के तर्ज पर फिर जो है वो 2012 की औद्योगिक नीति लाई गई। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज का। औद्योगिक नीति 2001 का विस्तार कब तक के लिए किया गया था? आपसे पूछ रहा है कि औद्योगिक नीति 2001 का विस्तार कब तक के लिए किया गया था। अभी ग्रोथ रेट पूछा, सबसे पहले पूछा आया कब, तो 2001 में ग्रोथ रेट क्या था, तो इसका 10% ग्रोथ रेट था। अब आपको पूछ रहा है कि कब तक, मतलब 2001 का विस्तार कब तक के लिए किया गया था, यानी इसका टेन्योर पूछ रहा है। मार्च 2010, मार्च 2011, या फिर आपका दिसंबर 2012, या फिर अप्रैल। क्या आप लोग कर रहे हैं? हासदा बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, 3 का बी बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, 3 का बी ही होगा 2011 तक, क्योंकि जो इसका एक्सपेंशन था वो जो है वो 10 इयर्स के लिए किया गया था। ये 10 इयर्स के लिए किया गया था, 2001 से 2011। और मैंने बताया था कि ये जो है वो PYQ है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2001 का ही जो था वो 10 साल का टेन्योर था, बाकी सभी का 5 साल का टेन्योर था। 2010 M कुमार। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल रैपिड सेशन ये है, क्योंकि कल आपने थ्योरी क्लास कर लिया है, तो बिल्कुल उसका एक एक लाइन से जो है वो क्वेश्चन बनाए हैं, ताकि आपका सारा जो है वो प्रैक्टिस हो जाए और रिवीजन भी हो जाए। 2001 की नीति के तहत उद्यमियों को विकास केंद्रों और औद्योगिक क्षेत्रों में कितनी अवधि के लिए भूमि पट्टे यानी कि लीज पर देने का प्रावधान है? लीज पर, है ना, लीज पर जो है वो देने का प्रावधान है, और ये भी जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, और ये एक PYQ है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा है, निशी कुमारी बोल रही है, आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा है। निशी कुमारी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप उसको शेयर कर सकते हैं रिवॉर्ड के तौर पर, हाँ, ताकि मुझे अच्छा लगे। आप उसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिएगा, उस पर जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, उससे जो है वो बहुत अच्छा लगता है। हासदा सी बता रहे हैं, तो यहाँ पर 30 वर्ष बिल्कुल आपका सही आंसर है, बट वेरी गुड। ये जो है वो 30 साल का हो जाएगा। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन 20-30 में हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में 20 वर्ष है, लेकिन यहाँ पर आपको 30 वर्ष देना है आंसर। मैम PDF चाहिए निशी कुमारी जी, हम मिल जाएगा PDF आपको, उसका PDF दे देंगे, आप ही लोग के लिए है ना। उसका PDF थोड़ा कंपाइल नहीं हो पाया है एक साथ, इसलिए अभी तक नहीं उस पर डाले हैं। तो फिर यहाँ पर 2001 की नीति के तहत, क्योंकि आपको पता है कि अकेले हैं तो ये सारा काम करने में सारा दिन का टाइम लग जाता है ना, और कल परसों जो है वो पूरा उसको कंपाइल किए हैं, पूरा करंट अफेयर का पूरा दिन का समय लग गया था उसमें। तो इन सब कामों में थोड़ा टेक्निकली बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है ये सब, है ना। क्वेश्चन बनाना, उसको फ्रेम करना, उसको फिर प्रूफ रीड करना, उसको फिर आंसर प्रिपेयर करना, फिर उसको टेलीग्राम में डालना, तो ये सब जो है बहुत लेंदी, बहुत सारा दिन का वर्क होता है। थोड़ा टाइम दीजिए, आप लोग के लिए ही है, हम डाल देंगे उसको। ठीक है, 2001 की नीति के तहत उद्यमियों को विकास केंद्रों, और यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया कि 30 वर्ष के लिए जो है वो लीज पर दिया जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार झारखंड में किस स्तर पर उद्योगों के विकास की त्रिस्तरीय योजना बनाई गई है? आपसे पूछ रहा है, 3 स्तरीय योजना बनाई गई। बहुत इजी क्वेश्चन है, मेगा, मिनी, माइक्रो। बिल्कुल इसमें टाइम नहीं देंगे, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, है ना। हाँ मैम, करंट अफेयर भी देखे, ऑफलाइन में बहुत अच्छा लगा। ऑफलाइन में, अच्छा रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मेगा, मिनी, माइक्रो बिल्कुल सही आंसर है आपका, और ये त्रिस्तरीय योजना जो है वो बनाई गई थी। आइए अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, झारखंड के किस स्थान पर, आपसे पूछ रहा है कि झारखंड के किस स्थान पर मेगा विकास केंद्र विकसित है? कल इस पर बात किया जा चुका है, इस पर भी ज्यादा टाइम नहीं देंगे। बताइए आंसर क्या है, बताइए। क्या है इसका आंसर? बहुत इजी है, बरही। बिल्कुल, हासदा जी का सबसे पहले आया है बरही। तो बरही कहाँ है हमारे, जो है वो हजारीबाग में। हजारीबाग का बरही बहुत ज्यादा फेमस है ना। तो सबसे पहले तो मेगा विकास केंद्र के लिए ही ये फेमस है। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में।
मिलान करें आपसे पूछ रहा है ना, मिलान करें, किस चीज का मिलान पूछ रहा है? तो विशिष्ट पार्क और उनका स्थान। विशिष्ट पार्क मतलब जैसे कि कोई जो है वो आपका फूड प्रोसेसिंग पार्क है, कोई जो है वो आपका प्लास्टिक पार्क है, इलेक्ट्रॉनिक पार्क है, इस तरह से जो है वो पार्क है और उसका स्थान की कौन सा पार्क किस स्थान पर लोकेटेड है आपसे पूछ रहा है। तसर रेशम पार्क, कल ऑलरेडी इन सब पर बहुत डिटेल्स में चर्चा किए थे। 6 का बी हो गया है। चलिए 7 में आ जाइए। तसर रेशम पार्क, तसर रेशम पार्क बहुत अच्छा शासन है ये, बिल्कुल कुछ एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़े हैं, जितना क्वेश्चन बन सकता था मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बनाए हैं। रैपिड फायर प्रैक्टिस सेशन है, आप सभी जुड़िए इससे और इसको देखिए, है ना, भागिए मत क्लास को छोड़ छोड़कर। आते हैं देखते हैं 2-4 क्वेश्चन की बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं, जब कर रहे हैं फटाफट इसको कर डालिए, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे तसर, और क्वेश्चन यहीं से बनता है क्योंकि मैं बताते जा रही हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन पीवाईक्यू है आपका। तो आप देखिए इसी से पीवाईक्यू बना है, इसी से क्वेश्चन बन रहा है आपका। तसर रेशम पार्क जो है वो चाईबासा और गोड्डा में है, चाईबासा गोड्डा में है। फूड प्रोसेसिंग पार्क मैंने क्या बताया था कल, कैपिटल और उप कैपिटल यानी कि रांची और दुमका में हो जाएगा। आपका प्लास्टिक पार्क मैंने क्या बताया था कि रमा जो है वो प्लास्टिक पार्क घूमने गई है। और इलेक्ट्रॉनिक पार्क बच गया आपका नामकुम टाटी सिल्वे, ठीक है, ये कहाँ है, ये भी आपका रांची में है। तो इस तरह से आप मैच कर लीजिए। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए तो यहाँ पर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ निशी कुमारी जी, पीडीएफ तो ठीक है, वो तो प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन सबसे पहले वीडियो जाके 2-2 बार देख लीजिए, फिर लास्ट में एक बार पीडीएफ जो है वो एग्जाम से जाने से पहले एक बार पीडीएफ के थ्रू भी एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा। 2001 की नीति के परिणाम स्वरूप लगभग कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ आपसे पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि 2001 की नीति के परिणाम स्वरूप लगभग कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ, कल इस पर बात किए थे, बताइए बताइए। आप सबका आ नहीं रहा है, कमेंट नहीं आ रहा है, एक्टिव नहीं है। 63,000 आपको रोजगार जो है वो यहाँ पर प्राप्त हुआ है। किसके थ्रू, यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, 2012 दे देगा या फिर 2011 दे देगा, तो ध्यान रखना है आपको, 2001 की नीति है, 2001 की नीति है ये, है ना। 2001 की नीति के परिणाम स्वरूप लगभग कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ, 63,000। और इसीलिए जो है वो इसका ग्रोथ रेट 10% था, जो कि अचीव तो नहीं हुआ लेकिन कुछ हुआ, क्योंकि हम उसको रोजगार के तौर पर देखे, हमने देखा कि निवेश भी अच्छा खासा इस पर किया गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में लौह इस्पात का उत्पादन 8 मिलियन टन से बढ़कर कितना हो गया आपसे पूछ रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है, लौह इस्पात उत्पादन 8 मिलियन टन से बढ़ के कितना हो गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लौह इस्पात का कितना हो गया, और ये 11वीं पंचवर्षीय योजना इसलिए दिया गया है क्योंकि औद्योगिक नीति के तहत ही आ रहा है ना ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 मिलियन से बढ़कर 10 मिलियन, 12 मिलियन, 15 मिलियन या 20 मिलियन। 9 का बी बता रहे हैं, कॉमर्स विथ विवेक, 9 का बी, 9 का बी 12 मिलियन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए विवेक, बहुत सही आंसर है आपका, हाँ ठीक है। एम कुमार का भी 9 का बी बता रहे हैं, 12 मिलियन टन बिल्कुल सही है, 8 से 12 मिलियन हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक एक लाइन से मैंने क्वेश्चन बना दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो आप सभी जो है वो पूरा एकदम आश्वस्त रहिए, यही सबसे ही क्वेश्चन बनने जा रहा है आपका। औद्योगिक नीति 2001 के कारण निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रादुर्भाव हुआ, कल इस पर बात किए हुए थे। औद्योगिक नीति 2001 के तहत कौन कौन सी संस्था का जो है वो प्रादुर्भाव हुआ। 10 का डी बता रहे हैं। यहाँ पर जिटको भी हो जाएगा, झारक्राफ्ट भी हो जाएगा। क्या बता रहे हैं, गुड इवनिंग मैम, हाँ सभी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आइए तो यहाँ पर जो है वो हम सभी देखेंगे कि जिडको भी हो जाएगा, झारक्राफ्ट भी हो जाएगा, रियाइडा भी हो जाएगा, और उपरोक्त सभी। रियाइडा क्या हो जाएगा, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप, रांची इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, सॉरी एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। झारक्राफ्ट हो जाएगा आपका जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर से, और जिडको हो जाएगा, है ना, झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये सारे जो है वो इनका प्रादुर्भाव हुआ, और इनके जो है वो सिर्फ यहाँ पर जो है वो औद्योगिक नीति 2001 के तहत सिर्फ रियाइडा ही नहीं आया, बल्कि और भी आए ना, कल तो बताए थे, सब पर चर्चा हुई है, आगे क्वेश्चन भी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। चलिए, झारखंड औद्योगिक नीति 2012 का मुख्य उद्देश्य क्या था आपसे पूछ रहा है।
मुन्नार राजा सी बता रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं मुन्नार। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपसे पूछ रहा है। केवल भारी उद्योगों को बढ़ावा देना, बृहत उद्योगों तथा सूक्ष्म और लघु उद्योगों के बीच संबंध को स्थापित करना। देख लीजिए 2001 के बाद सीधे हम लोग 2012 पे आ गए हैं। 2001 का हमने कर लिया, अब 2012 का क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पर। तो मैंने बताया था कि जो 2001 का जो उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, वो बहुत कॉमन था, उत्पादन को बढ़ावा देना, इन्हीं सब में से था। 2012 में बहुत सारी चीजें जो है वो पूरा डीपली और स्पेसिफिक लेवल पर जाकर के की गई, जैसे कि मैंने ग्रीन आपको इन्वायरमेंट के बारे में बताया था। तो यहाँ पर 2012 का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये था आपका, क्या बता रहे हैं आप लोग, 11 का बी बता रहे हैं। कॉमर्स विवेक 11 का भी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। बृहत उद्योगों तथा सूक्ष्म और लघु उद्योगों के बीच संबंध को स्थापित करना, है ना। और ये जो है वो आप सभी जान रहे हैं कि यहाँ पर बृहत उद्योग और सूक्ष्म और लघु उद्योग के बीच संबंध को स्थापित करना औद्योगिक नीति का जो है वो मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है। और इसी के अंदर जो है वो MSME क्षेत्र में जो है वो निवेश को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे जो है वो हम देखेंगे कि आगे जो है वो निवेश प्रोत्साहन जो हमारा नीति है, उसके अंडर में जो है वो MSME को बहुत सारी रियायतें दी गई हैं, है ना। वो भी हम आगे में क्वेश्चन में देखने जा रहे हैं। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारक्राफ्ट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। झारक्राफ्ट की स्थापना किस नीति के कालखंड के दौरान हुई? झारक्राफ्ट क्या 2001, 2012? तो आप अगर झारक्राफ्ट का हुआ है, मैं बार बार आप सभी को बताई हूं कब हुआ है, तो झारक्राफ्ट का स्थापना 2006 में हुआ है। और 2006 में जो है हुआ है, तो 2006 में कौन सा पॉलिसी में आएगा, आप तो इजीली बता सकते हैं। पुनर्स्थापन का तो कोई यहाँ पर वही बात ही नहीं है, झारक्राफ्ट में स्थानीय नीति की तो कोई बात ही नहीं है। ये दोनों में जब 2006 पता चल गया तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि औद्योगिक नीति 2001 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका जो कार्यकाल था वो पूरा जो है वो 10 ईयर्स का था। और ये जो है वो मार्च 2011 तक इसका कार्यकाल था। और 2011 यानी कि उसके बीच में 2001 से 2011 के बीच में 2006 आ रहा है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हासदा ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आते हैं यहाँ पर क्योंकि कल कुछ बच्चे बोल रहे थे कि फॉन्ट छोटा है इसलिए थोड़ा बड़ा कर दिए हैं, है ना। मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ठीक है अगर आप लोग को दिख रहा है तो। ओ मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं। कॉमर्स विद विवेक गलत होने दीजिए, यहीं पर गलती हो तो ज़्यादा अच्छा है, एग्जाम हॉल में जाके नहीं करना है। झारखंड औद्योगिक नीति के तहत औद्योगिक गलियारे यानी कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किन क्षेत्रों के बीच प्रस्तावित था, पूछ रहा है। अब ये क्या होता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कर मैं बता चुकी हूँ। औद्योगिक गलियारा, है ना, यानी कि उद्योगों को विकास करने के लिए औद्योगिक गलियारा का निर्माण किया जाता है, जिसमें उद्योगों को विकसित करने के लिए उससे रिलेटेड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, बुनियादी चीजें होती हैं, जैसे कि सड़क, जैसे कि रेल का वहां पर सुविधा, सड़क का सुविधा, कंटेनर का आना जाना पॉसिबल हो, बिजली हो, लाइट हो, है ना, हर चीज की सुविधा, पानी की सुविधा, ये सारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनको जो है वो विकास करना वहां पर। तो ये जो है वो औद्योगिक गलियारा का निर्माण किन क्षेत्रों के बीच प्रस्तावित है, तो यहाँ पर जो है वो हमारा सही आंसर आप सभी बी दे रहे हैं, ठीक है। अरुण सिंह ने बी कहा है, मुन्नार राजा बी बता रहे हैं, हासदा बी बता रहे हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रेक्ट्रो 25 किलोमीटर, अच्छा स्पेक्ट्रेक्ट्रो पता नहीं आप 25 किलोमीटर किसका दे रहे हैं अभी, और जो है वो बी बता रहे हैं, स्वाभाविक भी बी बता रहे हैं, यस। चलिए सब भी आप सभी का आंसर सही है। कोडरमा, बहरागोड़ा और पतरातू, रांची, रामगढ़। ऑलरेडी कल इसके बारे में डिटेल में सारा बात किए हुए हैं, तो आज जो है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम नहीं करेंगे, सीधे MCQ सेशन लगाएंगे। चलिए आते हैं, ये एक रैपिड सेशन है बिल्कुल आपके रिवीजन के लिए, बिल्कुल टाइम भी नहीं बचा है, तो टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर कितने किलोमीटर तक औद्योगिक गलियारे का विकास प्रस्तावित किया गया था? अच्छा 25 किलोमीटर, तो ये क्वेश्चन तो आपको दिख नहीं रहा था, आपने 25 किलोमीटर पहले कैसे आंसर दे दिया? चलिए तो 25 किलोमीटर जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यस 25 किलोमीटर। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पे, ठीक है। औद्योगिक गलियारा जो बनाया जाएगा उसके दोनों साइड में 25 किलोमीटर तक उसको जो है वो विकसित किया जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए 15 उद्योगों की सुविधा के लिए किस स्तर पर भूमि बैंक, लैंड बैंक के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था? पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर या फिर प्रमंडल स्तर पर, है ना। तो लैंड बैंक, भूमि बैंक क्या होता है कल बताए हैं, कल के क्लास में बताए हैं कि भूमि बैंक क्या होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो है वो निर्माण का लक्ष्य जो है वो जिला स्तर पर आपका सही हो जाएगा। 14 का बी बता रहा है, 15 में आ गए हैं, 15 का सी बिल्कुल सही, ठीक है। एम कुमार सी बता रहे हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रेक्ट्रोस डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं, ठीक है।
हांसदा सी बता रहे हैं, उसके बाद आपका कॉमर्स विवेक सी बता रहे हैं, सौभिक सी बता रहे हैं। सभी का आंसर सही आ रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, कि जिला लेवल पर क्या जा रहा है। आगे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएगा आपका, अभी इजी आ रहा है। इस नीति के अनुसार सरकारी भूमि का हस्तांतरण किस नीति, यानी कि 2012 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2012 की बात कर रहा है। सरकारी भूमि का हस्तांतरण उद्योगों को कितने वर्ष की लीज पर दिया जाना है, कितनी वर्ष की जो है वो लीज पर दिया जाना है, आपको पूछ रहा है, बताइए। 30 ईयर्स स्पेक्ट्रेटो का सबसे पहले आ गया है, ठीक है, हाँ 30 ईयर्स बिल्कुल सही है। उसका भी 30 ईयर्स था और इसका भी 30 ईयर्स है, दोनों का है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, 17 में आते हैं, है ना। औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में कम से कम कितनी भूमि अधिग्रहित करने का प्रावधान रखा गया था, आपसे पूछ रहा है। औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण यानी कि जो भी आपका रियाइडा है, बियाइडा है, स्पाइडा है ना, और आदित्य आयाडा है, तो उसमें कम से कम कितनी भूमि अधिग्रहित करने का प्रावधान रखा गया है। औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, कल मैंने बताया था आपको कि हमारे यहाँ पर जो है वो 4 जो है वो औद्योगिक विकास प्राधिकरण है हमारे यहाँ पर, है ना, और उसमें से कौन कौन सा है, तो यहाँ पर जो है वो आदित्यपुर का है, ठीक है, आदित्यपुर, एक आदित्यपुर हो गया, उसके बाद ये जो है वो आयडा हो गया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो है वो स्पाइडा हो गया, स्पाइडा हो गया, और आपका जो है वो यहाँ पर एक बियाइडा हो गया, है ना, और साथ ही जो है वो यहाँ पर आपका रियाइडा हो गया। ये जो है वो आपका रांची जो है वो इंडस्ट्रियल अथॉरिटी डेवलपमेंट, ये जो है वो आपका 19 जो है वो 72 में हुआ है। इसकी स्थापना भी 1972 में हुआ है। बियाइडा का जो है वो 1974 में हुआ है, और स्पाइडा का जो है वो कब हुआ है, 2015 या 16, बताइए कब हुआ है, 2015 या 16 में। 17 का बी बता रहे हैं, 17 का बी बता रहे हैं, हाँ 1000 एकड़ सही आंसर है। चलिए, तो यहाँ पर जो है वो 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का निर्माण किया गया है, और जिसमें स्पाइडा सबसे बाद में बना है। पहले जो है वो मुख्यतः 3 ही थे, आदित्यपुर, बोकारो और रांची का क्षेत्र, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट में, चलिए। अधिग्रहित भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के लिए आरक्षित रहना अनिवार्य था, आपसे पूछ रहा है। अधिग्रहित भूमि का कितना प्रतिशत, यानी कि जो भी हम भूमि का अधिग्रहण करेंगे आवंटित करने के लिए उद्यमी को, जो इन्वेस्टर है उसको देने के लिए, हम उसको जो है वो देने के लिए क्या करेंगे हम, तो जो भी भूमि का आवंटन करेंगे उसमें जो एमएसएमई है, एमएसएमई क्षेत्र के लिए कितना हम रिजर्व रखेंगे, पूछ रहा है आपसे कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए जो है वो हम कितना जो है वो रिजर्व रखेंगे, है ना। यहाँ पर आपका जो है वो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए कितना हम रिजर्व रखेंगे, तो ये 25%, 40%, 50%, 60%। 18 का सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। अंकित रंजन जी सी बता रहे हैं, कॉमर्स विवेक जी सी बता रहे हैं, सौभिक सी बता रहे हैं। आप सभी का गलत है, स्पेक्ट्रेक्ट्रो 40%, आपका सही आंसर है, बी है, ठीक है। तो यहाँ पर अधिग्रहित भूमि, ये याद रखना है, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है आप लोगों का। अधिग्रहित भूमि का जो एमएसएमई सेक्टर के लिए जो रिजर्व रहेगा वो 40% रहेगा। यहाँ पर ये जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इसको जो है वो अभी याद कर लीजिए ताकि एग्जाम हॉल में जाके गलती ना हो। 40% है एमएसएमई में, 40% है। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट में। झारखंड को खनिज संपदा और औद्योगिकरण के आधार पर कितने वृहद क्षेत्रों में बांटा गया है ना, 5, 8, 10 या फिर 12। झारखंड को जो खनिज संपदा और औद्योगिकरण के आधार पर कितने वृहद क्षेत्रों में बांटा गया है। वृहद यानी कि बड़े, कल जो है वो थ्योरी क्लास में बिल्कुल डिटेल में करवाया हुआ है, सबका नाम भी बकायदा जो है वो मैंने बताया था यहाँ पे। 8, ठीक है। हंसदा जी का सबसे पहले आंसर आ गया है, और कॉमर्स विवेक का बी आ गया है, ठीक है। 8 सही, सबका सही आंसर है, ठीक है, 8 है। और इसमें से कौन कौन सा है, कल पढ़ाए थे, जो आपका पलामू का एरिया हो गया, जो है ना, पलामू हो गया, बॉक्साइड वाला एरिया हो गया, डोलोमाइट और ग्रेफाइट के लिए पलामू हो गया, अब्रा के लिए आपका कोडरमा हो गया, फिर हमने देखा था उधर आपका ऑटोमोबाइल के लिए आपका जमशेदपुर आदित्यपुर वाला क्षेत्र हो गया, सिंहभूम में हम तांबा का लौह इसका देखे थे, है ना। तो इस तरह से जो है वो टोटल जो है वो जब हम काउंट करेंगे तो हमारा टोटल 8 बृहद क्षेत्र हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरुण सिंह बी सही आंसर है। चलिए अरुण आपका। अब आते हैं हम 20 में।
20 देखते हैं 20 क्या कहता है। पलामू गढ़वा क्षेत्र मुख्य रूप से किन खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। अभी जो मैंने बताया बस उसी से क्वेश्चन बन गया है, तो आप देख लीजिए। अब्रक का तो होगा नहीं, पता है आप सभी को, पलामू में अब्रक नहीं मिलता है, बॉक्साइड भी नहीं मिलता है, सोना तांबा भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप जो है वो लौह अयस्क से तो आप नहीं लगा सकते हैं, आप जो है वो ग्रेफाइट और जो है वो डोलोमाइट, ये दोनों जो है वो मेनली आपका पलामू और गढ़वा रीजन में मिलता है। हाँ ठीक है, ए नंबर सही आंसर है। किन्होंने दिया, हांसदा ने दिया, ठीक है। चलिए 21 में आते हैं हम लोग। 21 क्या कहता है हमारा। लोहरदगा लातेहार औद्योगिक क्षेत्र में कौन सा उद्योग प्रमुखता से स्थापित है जो बॉक्साइट पर आधारित है, आपसे पूछ रहा है। लोहरदगा लातेहार औद्योगिक क्षेत्र में कौन सा उद्योग प्रमुखता से स्थापित है जो बॉक्साइट पर आधारित है। सीमेंट उद्योग, इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग या फिर कांच उद्योग, बताइए। इजी है बहुत। सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, हाँ सभी का सी है, ठीक है। हाँ अंकित रंजन सी बता रहे हैं, हांसदा, स्पेक्ट्रो, सौभिक सब सी बता रहे हैं। बिल्कुल सबका सही आंसर सी हो गया, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारा जो है वो प्यारा झारखंड, और हमारे प्यारे झारखंड में जो हमारा पाट का रीजन है, हमारे पाट प्रदेश में जो है वो क्या है, तो यहाँ पर जो है वो बॉक्साइट की प्रधानता है, और बॉक्साइट जो है वो क्या होता है, तो एल्यूमिनियम का जो है वो अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का ये अयस्क के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो चलिए ये आपका गुमला, लोहरदगा, लातेहार ये वाला रीजन हो गया। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज पर आधारित उद्योगों के लिए जाना जाता है, आपसे पूछ रहा है। बहुत इजी है, फटाफट आंसर दीजिए। 20 सेकंड का बी बता दिए हैं। एम कुमार, बिल्कुल एम कुमार का सबसे पहले आंसर आ गया है अब्रक, तो अब्रक बिल्कुल सही है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोडरमा हजारीबाग का क्षेत्र में ही अब्रक की औद्योगिक पट्टी पाई जाती है, आप सभी को पता होगा, है ना। वर्तमान में उसमें जो है वो बंद हो गया है, लेकिन एक टाइम पे जो है वो हमारा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अब्रक वहां से निकाला जाता था, ठीक है। वहां पर औद्योगिक पेटी है कोडरमा और आपके हजारीबाग वाले रीजन में। तो आते हैं हम, और रूबी अब्रक यहाँ पर प्रधानता है, रूबी अब्रक का आप सभी जानते होंगे। आते हैं हम अब सिंहभूम और औद्योगिक क्षेत्र जमशेदपुर और आदित्यपुर में किन प्रमुख उद्योगों का संकेंद्रण है। एक एक करके हम सारे क्षेत्र को देख लेंगे, है ना। 23 का ए बता रहे हैं, लौह एवं इस्पात उद्योग बता रहे हैं, केवल रेशम, केवल वन, केवल। तो देख लीजिए वन उद्योग तो जो है वो हमारा यहाँ पर तो होगा नहीं, है ना। हमारा सिंहभूम एरिया में तो बिल्कुल है, लेकिन केवल यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा, क्योंकि लौह और इस्पात उद्योग हमारे चिड़िया नाम की जगह पे, जो कि जेपीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, चिड़िया क्या है, तो लौह अयस्क की खान है, जो कि वेस्ट सिंहभूम में है। तो यहाँ पर जो है वो लौह एवं इस्पात और ऑटो अवयव जो है वो ऑटोमोबाइल का कहाँ पर है, तो जमशेदपुर में है। तो हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। रेशम उद्योग अभी हमने देखा था, है ना। और जो है वो कांच उद्योग से भी आपसे 7th जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी, ये सब सारी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन बन जाए। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आपसे पूछ रहा घाटशिला। बहुत इजी है, क्योंकि कोयला तो होगा नहीं, ऊनी कपड़ा का तो कोई रोल है ही नहीं यहाँ पर। एल्यूमिनियम का हमने देख लिया, पाट रीजन में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। 24 का बताएं। बी 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 सब बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, बिल्कुल। चलिए मनीष भारती तांबा बता रहे हैं, ठीक है। हांसदा बी बता रहे हैं। अरुण कांच जो है वो, हाँ हाँ क्या बता रहे हैं, कच्छ, रामादन, पता नहीं क्या बता रहे हैं। यू टीच द बेस्ट, आई हैव सब्सक्राइब, ओके सौभिक, थैंक यू सो मच। चलिए, तो यहाँ पर घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर जो है वो कॉपर, तांबा और वन आधारित उद्योग है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आप सभी को पता होगा घाटशिला वाले रीजन में ही हमारा क्या है, तो हमारा जो है वो तांबा का है, और जो है वो वन तो हमारे हैं ही पूरे पूरे जो है वो वहां पर सारंडा, दलमा पूरा एरिया जो है ना, वन से आच्छादित है। निवेशकों की समस्याओं और विवादों को समयबद्ध तरीके से सुलझाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया है। कल इस पर बात किए थे, निवेशकों की समस्या पर कल हम लोग बात किए थे इस पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे निवेशकों की समस्याओं और विवादों के समयबद्ध तरीके से सुलझाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया है, बताएं। बताएं क्या हो जाएगा। निवेश समाधान बता रहे हैं, मनी भारती बता रहे हैं निवेश समाधान अदालत, ठीक है, बिल्कुल निवेश समाधान अदालत ही आपका हो जाएगा, है ना। और ये क्यों है,
क्योंकि जो भी निवेशक हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो यहाँ पर आएंगे हमारे झारखंड में इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए, उद्योगों को स्थापित करने के लिए, तो उनको जो है वो जो भी समस्या होगा तो उसके समाधान के लिए ये जो है वो निवेश समाधान अदालत लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए 25 का ए बता रहे हैं। नहीं शौभिक आपका रॉन्ग हो रहा है, यहाँ पर निवेश समाधान अदालत सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, याद रखना है निवेश समाधान अदालत की बैठक कम से कम कितने समय अंतराल पर आयोजित करने का प्रावधान है? प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीना, प्रत्येक 3 महीने में, या फिर वर्ष में एक बार? कल इसके बारे में बात किए थे डिटेल में, बताइए। 26 का बी बता रहे हैं, प्रत्येक महीने बता रहे हैं। कॉमर्स विद विवेक बिल्कुल प्रत्येक महीने हो जाएगा। ठीक है, तो निवेशक समाधान अदालत की बैठक कम से कम कितने समय अंतराल पर? तो प्रत्येक महीने इसकी एक बैठक होना जरूरी है, अनिवार्य है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये सब में क्या ही टाइम देंगे। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है वो एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए किन शहरों में एनआरआई सेल की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है? एनआरआई सेल का प्रस्ताव आपसे पूछ रहा है, एनआरआई सेल का स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। चलिए, रांची जमशेदपुर नहीं होगा, ए नहीं होगा इसका, नहीं, यहाँ पर सभी आपका रॉन्ग जा रहे हैं। हांसदा जी का सबसे पहला आंसर आया है, बी सही है। यहाँ पर नई दिल्ली और रांची हो जाएगा, ध्यान रखना है। कैपिटल हमारे इंडिया का कैपिटल और हमारे रांची का कैपिटल, दोनों कैपिटल में एनआरआई सेल की स्थापना की जाएगी। जो भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए जो है वो हमारा एनआरआई सेल जो होता है ना, तो उसकी स्थापना जो है वो दोनों कैपिटल में यानी कि इंडिया का कैपिटल और हमारे झारखंड के कैपिटल में किया जाएगा। नई दिल्ली और रांची, दैट इज द सही आंसर, ये राइट आंसर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, औद्योगिक निवेश और प्रोत्साहन नीति 2016 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, 2012 हम लोग का खत्म हो गया है नीति पॉलिसी का, अब हम लोग 2016 में आते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम लोग का जितना भी है, फुटवेयर नीति है, खाद्य प्रसंस्करण नीति है, मद्य निषेध नीति है, जितने भी नीतियां हैं, खेल नीति आई है, नई वाली आई है 2022 में, है ना, तो जितने भी हमारे पॉलिसीज है उन सब से जो है वो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अरुण सिंह ए बता रहे हैं, अत्याधुनिक आधारभूत संरचना का स्थापना, विनिर्माण एवं नवाचार क्या हो जाएगा बताइए इसमें, बताइए। ए नहीं होगा, 28 अच्छा बता रहे हैं, विनिर्माण और नवाचार बता रहे हैं, विनिर्माण और नवाचार। ऑल बता रहे हैं कॉमर्स विद विवेक, है ना। अच्छा, पहले आपने विनिर्माण नवाचार बताया, फिर एम कुमार बता रहे हैं बी, सौभिक बता रहे हैं ए। नहीं, आप सभी का आंसर यहाँ पर रॉन्ग है, ऑल ऑफ द होगा, है ना, ऑल ऑफ द हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर आपका इस तरह से खेल खेल सकता है। औद्योगिक निवेश और प्रोत्साहन नीति जो 2016 की नीति है, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है पूछ रहा है अत्याधुनिक आधारभूत संरचना की स्थापना, यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नवीकरणीय कल नवीकरणीय वर्ड में समझाई थी आपको। विनिर्माण एवं नवाचार तकनीकी को बढ़ावा देना, ये भी बताए थे। औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, है ना, तो ये तीनों ही हो जाएगा, ये तीनों ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो डी हो जाएगा। खुशबू कीर्ति 28 का बी बता रही है, नहीं खुशबू, यहाँ 28 का डी है। हाँ ठीक है, चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए 29, क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड JIPB के मुख्य संरक्षक कौन होते हैं? कल हम लोग इस पर बात किए थे कि झारखंड विनियोग बोर्ड प्रोत्साहन बोर्ड जो है, इस पर इसका जो है वो मुख्य संरक्षक कौन है बताएं। मुख्य संरक्षक की बात कर रहा है, मुख्य संरक्षक की बात कर रहा है। सिर्फ कल मैं बताई थी कि मुख्य संरक्षक, और अगर आप लोगों ने थ्योरी पोर्शन नहीं देखा है तो आप पहले थ्योरी पोर्शन भी देख लीजिएगा, फिर यहाँ से MCQ आप लगा सकते हैं बाद में भी, है ना। तो मुख्य संरक्षक और संरक्षक दोनों में डिफरेंस है। मुख्य संरक्षक की बात हो रहा है, CM बता रहे हैं, कॉमर्स विवेक, ठीक है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर CM ही होंगे, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। उद्योग मंत्री नहीं होंगे, मनीष भारती उद्योग मंत्री नहीं होंगे, और खुशबू मुख्य सचिव नहीं होंगे। खुशबू कल आप क्लास छोड़ के चली गई थी, आई थिंक उसी की वजह से आप गलत बता रही हैं, मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है वो झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड के मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री हो जाएंगे, और इसको जो है वो आसानी से आप याद रख सकते हैं, मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री, है ना, मुख्य से याद रख सकते हैं कि दोनों जो है वो यहाँ पर कौन है। और फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए
और विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड क्या होता है, आपको ये कल बताए थे कि विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड जो है वो ये जो है वो क्या होता है, तो ये जो है वो इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए, इंडस्ट्री को जो है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को उनका डेवलप करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए इस बोर्ड का गठन किया जाता है ना, ताकि जो है वो इसके संरक्षक के रूप में जो है वो कार्य होता है और इसकी बैठकें होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अब आपसे संरक्षक पूछ लिया गया है, पहले मुख्य संरक्षक पूछा था, अब संरक्षक पूछ रहा है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है और एग्जाम हॉल में 4 में से 2 ऑप्शन मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री का रहेगा ही रहेगा अगर ये क्वेश्चन देता है तो इसलिए ध्यान रखना है, मुख्य में मुख्य हो जाएगा और संरक्षक में क्या होगा, क्या सभी का दे रहे हैं, उद्योग मंत्री दे रहे हैं, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, हाँ द इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ठीक है, उद्योग मंत्री ठीक है, कॉमर्स का ठीक है, हाँ ठीक है, खुशबू का भी ठीक है, सबका ठीक है। यहाँ पर जो है वो उद्योग मंत्री सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे लग रहा है अब गलती नहीं होगी, मुख्य से मुख्यमंत्री याद रखिएगा, मुख्य संरक्षक, और ये संरक्षक जो है वो उद्योग मंत्री, ठीक है, उद्योग से संबंधित है निवेश प्रोत्साहन नीति तो उद्योग मंत्री होंगे, बहुत आसान है, इसमें वित्त मंत्री और बाकी का कोई रोल ही नहीं है। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। चीजों को समझे हुए रहने से आंसर आप लगा सकते हैं। झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार आयोजित की जाएगी? उस वक्त पूछा था कि 1 माह 2 माह ऐसा था, है ना, और इसमें पूछ रहा है कितनी बार, 1 बार 2 बार, 2 टाइम्स बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, एम कुमार बी बता रहे हैं, खुशबू 2 टाइम्स बता रही हैं, हासदा बी बता रहे हैं, अरुण सिंह बी, ठीक है, तो सबका आंसर सही है, 2 बार होता है, बिल्कुल याद हो चुका होगा आपको, है ना, अगर याद नहीं हुआ तो आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर विनियोग, ये विनियोग, योग मतलब क्या होता है, एक और एक का जोड़, है ना, तो 2 बार, इस तरह से भी आप ट्रिक लगा सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 32, अगर मेरे क्लास में आपको याद ही नहीं हो तो फिर क्या फायदा क्लास लेने का, है ना। उद्योगों में निवेश प्रोत्साहन के लिए बनाई गई एकल खिड़की निपटारा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, पूछ रहा है। उद्योगों में निवेश प्रोत्साहन के लिए बनाई गई एकल खिड़की निपटारा समिति का अध्यक्ष, एकल खिड़की निपटारा समिति, आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, यहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है, सिंगल विंडो सिस्टम की बात कर रहा है आपसे, और 1915 में आया था सिंगल विंडो सिस्टम, क्या हो जाएगा, डी सी मिला जुला आंसर आ रहा है, सी डी सारा मिला जुला आंसर आ रहा है। यहाँ पर नीलांबर सी बता रहे हैं, खुशबू 2015 में, हाँ 2015 में आया था, ठीक है, कलेक्टर बता रहे हैं, कॉमर्स विद विवेक, अरुण सिंह डी बता रहे हैं। चलिए इसका थोड़ा मिला जुला आंसर आ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रधान सचिव, और इसीलिए मैंने डिटेल में लिख दिया है यहाँ ताकि कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखिए यहाँ डिटेल किस चीज का है, प्रधान सचिव किसका, उद्योग क्षेत्र का हो सकते हैं, वो खनन विभाग के हो सकते हैं, या फिर वो भू विज्ञान विभाग के हो सकते हैं, वो तीनों में से किसी भी विभाग से संबंधित हो सकते हैं, और प्रधान सचिव जो होंगे वो जो है वो सिंगल विंडो सिस्टम जो है उस समिति का अध्यक्ष जो है वो उनको बनाया जाता है। यहाँ पर कमिटी बनती है, सिंगल विंडो सिस्टम जो है उसके लिए, जो 2015 में आया था, जिसमें निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत ये है कि जो है वो निवेश, जो इन्वेस्टर आएंगे, उद्यमी आएंगे, उनको जो है वो यहाँ पर प्रोत्साहन देने के लिए ये लाया गया है, उनको जो है वो प्रेफरेंस देने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए लाया गया है, और उसके लिए कमेटी बनती है। तो उस कमेटी में हम देखेंगे कि उस कमेटी का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है हमारा, तो हमारा जो है वो प्रधान सचिव होता है। चलिए क्या बोले, हम लग रही था मैम लेकिन, हाँ हमें लग रहा था मैम लेकिन गलत हो गया, चलिए कोई बात नहीं, यहीं पर गलत करना है आपको, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड सरकार ने मेक इन इंडिया की तर्ज पर किस अभियान की शुरुआत की है, कल इस पर बात किए थे, बताइए, बताएं। मेक इन इंडिया के तर्ज पर कल बात किए थे, इस पर 33 का सी बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल, मेक इन झारखंड, तो बिल्कुल टाइम नहीं देना है इस क्वेश्चन में, है ना, इजी क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया, मेक इन झारखंड। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। 34, झारखंड निवेश केंद्र, झारखंड इन्वेस्टमेंट सेंटर कहाँ स्थित है, आपसे पूछ रहा है, निवेश केंद्र कहाँ स्थित है, निवेश केंद्र कहाँ स्थित है, झारखंड निवेश केंद्र आपसे पूछ रहा है, बताइए। इसमें गलती होगा आप सभी का, आप सभी का गलती होगा इसमें, नई दिल्ली में और रांची में, इसी में कंफ्यूजन होगा, ये दोनों तो होगा नहीं, ये और ये कंफ्यूजन पैदा करेगा। बी भी बता रहे हैं, एम कुमार बी बता रहे हैं, बी तो होगा ही नहीं, न्यू दिल्ली बता रहे हैं, ए बता रहे हैं रांची, अरुण सिंह दिल्ली,
तो नई दिल्ली हो जाएगा इसका सही आंसर, है ना। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। निवेश केंद्र पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट झारखंड इन्वेस्टमेंट सेंटर, और आप सभी को अगर याद होगा तो यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट सेंटर बनाया गया है जिसमें कि हमारे हेमंत सोरेन जी गए हुए थे, इसलिए जो है वो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मे बी आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पर जो है वो नई दिल्ली हो जाएगा, है ना। और कितना मंजिला ये बना है वहां पर, चलिए आते हैं। झारखंड निवेश केंद्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? झारखंड निवेश केंद्र जो है वो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? निवेश केंद्र की अध्यक्षता मुख्यमंत्री, राज्यपाल, निवेश आयुक्त या फिर मुख्य सचिव। 35 का सी बता रहे हैं, ए भी बता रहे हैं, सी ए 35 का ए और सी, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होंगे, यहाँ पर निवेश आयुक्त हो जाएंगे। सी जिन्होंने भी दिया है सबका आंसर सही है। झारखंड निवेश केंद्र की अध्यक्षता किसके द्वारा, और ये जो है वो आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है वो इजी तो रहता है, लेकिन यहाँ जो है वो हम मैक्सिमम जो है वो एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन से गलती करते हैं, तो इसको याद रख लीजिएगा। झारखंड निवेश केंद्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो निवेश आयुक्त के द्वारा, ठीक है, ठीक है। नीलांबर सी सही आंसर है, ठीक है। हांसदा सीएम नहीं होगा, हांसदा यहाँ पर निवेश आयुक्त हो जाएगा। चलिए आते हैं 36 में। 36 हमारा पूछ रहा है कि औद्योगिक उद्यमियों को लीज पर मिली भूमि का उपयोग हस्तांतरण की तिथि से कितने वर्षों के भीतर करना अनिवार्य है ना। यानी कि जो औद्योगिक उद्यमियों को जो लीज पर भूमि दी जाएगी उसका हस्तांतरण की तिथि से कितने वर्षों के भीतर, क्या भीतर यानी कि कितने वर्षों के भीतर जो है वो हस्तांतरण जो होता है, जैसे कि होता है ना कि या तो उसका फुल यूटिलाइज कर ले या तो उस पर जो है वो कुछ काम करें। 5 ईयर्स बता रहे हैं, हाँ ठीक है, सही आंसर सबका आ रहा है। तो 5 ईयर्स आगे बढ़ते हैं, चलिए, है ना। यहाँ पर 5 वर्षों के भीतर करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण हैं? अभी जस्ट मैंने बताया, मैप के थ्रू बताया आप सभी को, बताएं, अभी जस्ट मैंने बताया था। 38 का बी बता रहे हैं, 4, खुशबू 4, ठीक है, बिल्कुल 4 है ना। रियाइडा, बियाइडा, आयडा और फिर स्पाइडा, 4 बता रहे हैं सब लोग, बिल्कुल सही है। चलिए 4 हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इसमें। निम्नलिखित में से किस स्थान पर औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण स्थित नहीं है? और हाँ, बियाइडा, राइडा, स्पाइडा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कहाँ पर नहीं है, तो इजली है, इजली है ना, इजली बता सकते हैं। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? 39 का डी एम कुमार का सबसे पहले आंसर आया है, धनबाद नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है, धनबाद नहीं है ना। बाकी तो हमारा रियाइडा, बियाइडा और जो है वो संथाल परगना में स्पाइडा है ही। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इजी क्वेश्चन है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे हेतु कितने बैंकों के साथ समझौता किया गया है ना। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि थोड़ा बहुत 8-10 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। हम लोगों ने देखा है एक बार एचईसी से ऐसा ही क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया था, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बताइए? औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे हेतु कितने बैंकों के साथ समझौता किया गया है? 40 का सी बता रहे हैं, 24 बैंक बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, कॉमर्स विवेक सौभिक सी, खुशबू सी बता रहे हैं, एम कुमार बी बता रहे हैं, खुशबू सी बता रहे हैं, नहीं बी इसका सही आंसर होगा। दीजिए, यहाँ पर आप लोग गड़बड़ा गए हैं ना, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है क्योंकि ये उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर जो है वो 6 बैंकों के साथ जो है वो यहाँ पर समझौता किया गया था। किसके लिए? तो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे हेतु 6 बैंकों के साथ। ये थोड़ा लिस्ट इंपॉर्टेंट है तो बहुत ज्यादा इस पर जोर नहीं देना है। चलिए, औद्योगिक नीति के अनुसार भूमि अधिग्रहण के समय मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है? भूमि शहर के पास हो, भूमि द्विफसली ना हो, भूमि वन क्षेत्र में हो या फिर भूमि केवल पठारी हो? बताएं। हाँ 6 बैंक ठीक, किसी को नहीं पता। कॉमर्स विवेक बोल रहे किसी को नहीं पता। चलिए अब पता हो गया ना, अब सभी को पता हो गया, ऑल आर इक्वल्स। चलिए, औद्योगिक नीति के अनुसार भूमि अधिग्रहण के समय मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है, आपसे पूछ रहा है, बताइए। फोर्टी 41 का बी बता रहे हैं, द्विफसली ना हो। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। कौन बताए सबसे पहले? लेस माइग्रेशन नहीं होगा खुशबू, लेस माइग्रेशन है क्या यहाँ पर?
हाँ, वो एक कारण है लेस माइग्रेशन, यस वो एक कारण है, लेकिन यहाँ पर जो है वो लेस माइग्रेशन तो नहीं है ना। यहाँ पर है हाँ डबल क्रॉपिंग, यस भूमि द्विफसली ना हो, यही सही आंसर होगा, है ना। कि जो है वो द्विफसली यानी कि जो है वो दो फसल को उगाना उस तरह से, है ना, द्विफसली ना हो तो उस तरह की भूमि का होगा, मैक्सिमम विस्थापन हो, है ना, कम से कम लोग प्रभावित हो, तो इस तरह की चीजों को जो है वो इसमें ध्यान दिया जाता है। खेती की जमीन ना हो तो इस तरह से, तो यहाँ पर जो है वो भूमि द्विफसली ना हो, सही आंसर। चलिए आते हैं 42। डीम्ड वन भूमि जो है वो डीम्ड फॉरेस्ट लैंड का आवंटन किस अधिनियम की धारा 2 के तहत पूर्व अनुमति लेकर किया जा सकता है, आपसे पूछ रहा है। हाँ, डबल क्रॉपिंग एंड माइग्रेशन, ठीक है खुशबू, यस। 42 का बताइए। डीम्ड वन भूमि क्या होता है? सबसे पहले तो यही आप लोग को समझना है ना? डीम्ड वन भूमि क्या होता है? तो ये ऐसा भूमि होता है, थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा-सा अटेंशन दीजिएगा कि यह जो है वो एक ऐसा भूमि होता है, यह जो है वो एक ऐसा भूमि होता है डीम्ड वाला, जिसमें कि आपका सरकार के पास इसका रिकॉर्ड नहीं रहता है। ये घने पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, सघन होते हैं, सब होता है, लेकिन सरकार के पास इसका रिकॉर्ड नहीं होता है ना? तो वैसे ये जो है वो उस भूमि में ये आती है और सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं होता है, और इसमें जो है वो क्या होता है कि फिर जो है वो सरकार को जो है वो आदेश दिया जाता है कि इसके लिए जो है बनाए, तो सरकार जो है वो इस पर जो है वो पेपर वर्क करती है ना? तो यहाँ पर लेकिन उनके पास जो है वो उसका प्रॉपर ये जो है वो पेपर नहीं होता है सरकार के पास, वैसी भूमि जो कि ना तो निजी में देखा जाता है, ना तो सरकारी भूमि में वो काउंट होता है। तो इस भूमि की अधिनियम की धारा 2 के तहत पूर्व अनुमति लेकर किया जा सकता है ना? पूछ रहा है आपसे। खास जमीन, हंसदा बोल रहे हैं खास जमीन। फॉरेस्ट हाँ ठीक है, हाँ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 खुशबू बता रही हैं, 42 का बी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो है वो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत है ना। और कौन सी अधिनियम की धारा? तो हम देखेंगे जो है वो धारा 2 के तहत जो है पूर्व अनुमति लेकर किया जा सकता है। यानी कि ऐसा भूमि जिसका रिकॉर्ड सरकार के पास भी नहीं है, सरकार जो है वो कंप्लीटली नहीं बोल सकती है कि ये सरकारी जमीन है ना, तो उस तरह की भूमि की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसको मानित भूमि भी कहते हैं, डीम्ड को मानित भूमि भी कहते हैं। औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा देवीपुर औद्योगिक संपदा, है ना, देवीपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट का निर्माण किस जिले में किया गया है? ऑलरेडी कल बात कर चुके थे। हाँ, देवघर, देवघर सबका आंसर आ रहा है, देवघर, देवघर है कि गुड्डा है? हाँ, प्रमोद बी बता रहे हैं, देवघर बिल्कुल। सौभिक बता रहे हैं, एम कुमार बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, नीलांबर बी बता रहे हैं, हांसदा बी बता रहे हैं। चलिए सबका सही आंसर है और मैं इस बार बहुत खुश हूँ, सबका सही आंसर है और होना भी चाहिए, है ना, क्योंकि देवघर की बात हो रही है, बाबा धाम की बात हो रही है। चलिए तो आते हैं यहाँ पर हम 44 क्वेश्चन नंबर में। नीति की समयावधि में प्रत्येक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को कम से कम कितनी भूमि का अधिग्रहण करना अनिवार्य होता है, बताइए। यहाँ थोड़ा सा मैं ऑप्शन दी हूँ कि आप हंसेंगे नहीं, अदरवाइज यहाँ पर एक दो और ऑप्शन देने से आप हंसने का चांस था इसमें। 44 का बी बता रहे हैं, खुशबू बी बता रही हैं। देवघर होगा खुशबू, ठीक है, बी बता रही हैं। एम कुमार ए बता रहे हैं 5000 एकड़। और किन्हीं का नहीं आ रहा है। अरुण बता रहे हैं बी, हंसदा बी। चलिए ठीक है, बी सबका सही आंसर है ना। 10,000 एकड़, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना है, इसके पहले हमने 1,000 एकड़ भी पढ़ा था और यहाँ पर 10,000 एकड़ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। नीति की समयावधि में प्रत्येक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को कम से कम कितनी भूमि का अधिग्रहण, तो यहाँ पर जो 10,000 एकड़ का जो है वो अधिग्रहण करना जो है वो अनिवार्य है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति की बात कर रहा है। पार्क, मैंने औद्योगिक पार्क कल बताया था क्या होता है। 2015 के अनुसार सामान्य औद्योगिक पार्कों के लिए परियोजना लागत का कितना प्रतिशत सरकारी सहायता के रूप में उपलब्ध है, आपसे पूछ रहा है, बताइए। 45 का बताइए। 45 सी बता रहे हैं, 45 का सी बता रहे हैं, 50% बिल्कुल सही आंसर है आपका, है ना। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति कब आया था? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन एक बन गया, कब आया था? तो 2015 में आया था। इसके अनुसार सामान्य औद्योगिक पार्कों के लिए परियोजना लागत का कितना प्रतिशत सरकारी सहायता, यानी कि जो भी परियोजना में जो भी लागत होगा हमारा, जो भी हमारा कॉस्ट होगा, उसमें पूछ रहा है कि कितना जो है वो सरकारी सहायता, तो 50%, जो भी हमारा लागत होगा उसका 50% जो है वो सरकार की तरफ से सहायता मिलेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सामान्य औद्योगिक पार्क के निर्माण के लिए अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है?
5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ या फिर 12 करोड़। यहाँ पर देखिएगा दो कॉन्सेप्ट है ना? एक तो सामान्य औद्योगिक पार्क और आपका निजी, एक निजी औद्योगिक पार्क है। तो ये दोनों का जो है वो अलग-अलग अमाउंट फिक्स किया गया है। 46 का बताइए क्या हो जाएगा? 46 का 10 बता रहे हैं। 46 का खुशबू 10 बता रही हैं, 10 करोड़ बता रही हैं, 10 करोड़ सही है खुशबू, बिल्कुल। यहाँ पर 10 करोड़ होगा। तो यहाँ पर सामान्य औद्योगिक पार्क के निर्माण के लिए अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? तो अधिकतम 10 करोड़ तक का जो है वो वित्तीय सहायता दिया जाएगा, जब सामान्य औद्योगिक पार्क की बात कर रहे हैं उस वक्त। 47 आते हैं, निजी औद्योगिक में आ गए है ना। अब कितना दिया जाएगा बताइए? निजी औद्योगिक पार्क के लिए आधारभूत संरचना हेतु अधिकतम कितनी राशि सहायता के रूप में दी जा सकती है, आपसे पूछ रहा है। लेकिन मैम बुक में 40 करोड़ दिया है। 40 करोड़ नहीं, 10 करोड़ ही होगा। हाँ ठीक है खुशबू, हाँ ठीक है, हाँ 10 करोड़ ही होगा स्पेक्ट्रेक्ट्रो उसमें, और इसमें जो है वो 10 करोड़ नहीं होगा, 7 करोड़ होगा। खुशबू ही सिर्फ सही आंसर दे रही हैं, इसमें 7 करोड़ हो जाएगा है ना निजी औद्योगिक में। याद रखिएगा, जब सामान्य औद्योगिक पार्क की बात करते हैं तब जो है वो 10 करोड़ है, और जब हम यहाँ पर निजी की बात करते हैं, निजी औद्योगिक पार्क का, तब जो है वो इसमें 7 करोड़ मैक्सिमम जो है वो आपको वित्तीय सहायता दिया जाएगा। यही बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आते हैं हम, पता नहीं आपने कहाँ से क्या पढ़ा है। 48 में आते हैं, चलिए 48 में आता है। झारखंड में बृहद खाद्य पार्क जो है वो मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कल बताए थे कि फूड पार्क क्या होता है, तो यहाँ पर बृहद खाद्य पार्क यानी कि मेगा फूड पार्क की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर जो है वो स्थापना कहाँ की गई है? नामकुम, गेतलसूद, आदित्यपुर, जमशेदपुर या फिर चास, कहाँ हो गया बताइए? बी बता रहे हैं, गेतलसूद रांची बता रहे हैं प्रमोद, बिल्कुल सही आंसर है आपका। खुशबू गेतलसूद बता रही हैं, सौबिक बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर। आप सभी का आंसर सही है। गेतलसूद जो है वो गेतलसूद डैम भी है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपका सबसे जो है वो आप लोग को अगर पता हो तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो सोलर प्लांट का जो है वो यहाँ पर गेतलसूद में जो है वो स्टार्ट हुआ है। और